बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत से शुरू करवाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। असर की कसम, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक बात की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर वेलकम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले जी मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को वेलकम करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स मौजूद हैं उनको भी वेलकम करते हैं। जुनैद अफजल साई साहब का क्योंकि नोटिस लेट हो गया था तो हम उनको मेंबर अडॉप्ट कर रहे हैं आज की कार्रवाई के लिए। तारुफ से स्टार्ट करवा दें। जी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना तारफ़ करवा दें प्लीज़। साई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अफजल साई PP 98 फैसलाबाद से MP हूँ जी। मोहम्मद ओन जहांगीर भट्टी PP 39 पिंडी भट्टियाँ से MP हूँ। मोहम्मद नादिर एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट। अली अहमद खान स्पेशल सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट। सर सॉरी वो लाइन अली अहमद खान लगारी जी DG खान से MP हूँ। शुक्र। जी मोहम्मद नादिर एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट। शानुल हक स्पेशल सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट। सर मोहम्मद अजमल भट्टी सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सर शुएब जदून DG फूड एंड केन कमिश्नर सर। सर आसिम जावेद हाशमी DG पंजाब फूड अथॉरिटी। सर मोहम्मद अबू बकर सेक्शन ऑफिसर लाइजॉन INC विंग SNJD। तनवीर अहमद रिपोर्टर पंजाब असम्बली। सर तौसीफ़ हसन AC मुरीद के सर। AC शरकपुर अनम अकरम। सर मोहम्मद उस्मान जलीस ADCR शेखुपुरा। सर तारिक अली बसरार DG पेमरा। फैसल बिलाल एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से। राव काशिफ रहीम MP PP 105 फैसलाबाद। ज़ेबुन्निसा अवान MP रावलपिंडी। आमिर लियाकत चट्ठा सेक्रेटरी टू कमेटी। चट्टा साहब एजेंडा जिस तरह आया उसी तरह से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक बिल आया हुआ है जी हमारे पास है पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल 2025। हम इसी से शुरू करते हैं। सेक्रेटरी साहब प्लीज़ ब्रीफ कर दें। हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स मौजूद हैं मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपको इसकी कॉपीज़ मुहैया की गई थी? एक बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। ये हम जब जा रहे हैं इस बिल पे प्राइस कंट्रोल कमोडिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी, इससे पहले एक फूड अथॉरिटी का बिल पेंडिंग पड़ा है 4-5 महीने हो गए हैं, वो क्यों नहीं टेबल हो रहा? जी फूड अथॉरिटी वाले को बिल है आपका जी जिसमें सजाएं वगैरह बढ़ानी थी, इसमें कोई प्रपोज किया हुआ प्रपोज? जी सर वो हमारा जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स की समरी हमने इनिशिएट की हुई है और वो भी जो है वो प्रोसेस में है। वो भी हाउस में आता है तो उसको हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जो है ना उसके हवाले से भी जो है वो कुछ डायरेक्शन जारी कर दी जाए ताकि फिर वो जल्दी प्रोसेस यहाँ टेबल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इस बिल के बाद हम उसको देखते हैं इस मैटर को। जी जी हाउस में आया हाउस में इंट्रोड्यूस हो गया जी। इंट्रोड्यूस ले होगा मेरा ख्याल हुआ है। मेरा ख्याल ले हुआ तो फिर तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाना था। चले आप चेक करवा लीजिएगा। अगर वो हाउस से तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास फौरन आ जाना था अगर ले हुआ था। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर विद योर परमिशन सर। जी प्लीज़। सर आपके नॉलेज में है कि सर हमारे मॉडल बाज़ार कंपनी पंजाब मॉडल बाज़ार कंपनी सर ऑपरेट कर रही है सर, और इसका सर मकसद ये है कि ये छोटे लेवल के जो बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करती है सर, और मार्केट से अर्ज़ान नरखों पर यहाँ पर सामान दस्तयाब होता है सर। इसका सर इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं सर उनको काफ़ी अच्छा रोज़गार भी मिला, और
ये सर वैसे भी एक अच्छी इसने गुडविल क्रिएट की। ये सर क्योंकि कंपनी मॉड में चल रही है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सर जब इसके मैनेजमेंट मॉडल की एनालिसिस की गई तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि इट वाज नेसेसिटेटेड कि सर हम इसको अथॉरिटी बनाएं रादर दैन कंपनी मॉड में। तो एक तो सर जो 2-3 ग्लेयरिंग चीज़ें थी सर वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ सर। एक तो ये था कि जब भी नए मॉडल बाज़ार बनाने की बात आती थी सर और कंपनी हमें रुजू करती थी कि जी हमें स्टेट लैंड दी जाए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से हमेशा ये एतराज़ लगा कि जी ये क्योंकि कंपनी है इसलिए हम इसको स्टेट लैंड नहीं दे सकते। तो उस वजह से सर हमारी जो एक्सपेंशन थी बाकी ज़िलों में तहसीलों में वो सर प्रॉपर तरीके से उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह शुरू में इसको इन्विजन किया गया था। तो एक तो सर इसको अथॉरिटी बनाने से ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगी तो स्टेट लैंड लेने में हमें सर दुश्वारी पेश नहीं आएगी। दूसरा सर इसमें यह था कि जो हमारे इसमें जितने भी ऑफिसर्स पोस्टेड हैं वो कंपनी मॉड में हैं, तो इस वाले से भी सर जो गवर्नमेंट का एक कंट्रोल का एलिमेंट है सर वो कहीं ना कहीं मिस होता था। तो इसमें सर अभी इस अथॉरिटी बनने के बाद हमारे जो पैस या पीएमएस के ऑफिसर्स इधर लगेंगे और गवर्नमेंट का एक अच्छा राब्ता इसमें इस्टेब्लिश हो जाएगा सर। बाकी सर इसके जो फंक्शंस हैं, इसकी जो जिस तरह इसने आगे चलना है उसमें सर कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ ये है महज कि कंपनी मॉड से सर हम इसको अथॉरिटी मॉड में लेके आ रहे हैं सर। किसने पढ़ना है जो डिपार्टमेंट इससे क्लॉज बाय क्लॉज लेके चलते हैं और जो हमारे दोस्त मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं जो अपना इनपुट देना चाहते हैं उसके ऊपर लॉ डिपार्टमेंट भी मौजूद है आपकी असिस्टेंस के लिए। जी मल्टीमीडिया इसको रीड आउट करता हूँ आपकी परमिशन। जी बिल्कुल ठीक, ये क्लॉज बाय क्लॉज हम इसको लेके चलेंगे जी। जी सर। सर, बिल टू एस्टैब्लिश द पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी। It is necessary to establish Punjab Sahulat Bazaars Authority for launching, constructing, monitoring, regulating and maintaining Sahulat Bazaars in the Punjab and supplying essential commodities to the general public on notified rates and creating business opportunities for entrepreneurs and for all the matters ancillary thereto and connected therewith. Be it enacted by Provincial Assembly of the Punjab as follows. Short title, extent and commencement. This act may be cited as the Punjab Sahulat Bazaars Authority Act 2025. It shall come into force at once. Second sir जो है वो definitions हैं sir. In the act means the Punjab Sahulat Bazaars Authority Act 2025. Light facilities means a facility provided in a Sahulat Bazaar other than the stalls. Authority means the Punjab Sahulat Bazaar Authority established under the Act. Business plan means a business plan of each bazaar established under the Act. Chairperson means the chairperson of the authority. Director General means the Director General of the authority. Fund means the Punjab Sahulat Bazaars Authority fund established under the Act. Government means Government of the Punjab. Member means a member of the authority. BMC means the Punjab Model Bazaar Management Company. Prescribed means prescribed by the rules or regulations made or framed under the Act. Regulation means the regulations framed under the Act.
Rules means the rules made under the Act. Sahulat Bazaar means a Sahulat, a bazaar established under this Act. Stallholder. Stallholder means a stallholder doing business in a Sahulat Bazaar and includes a temporary stallholder or any other person doing business in a Sahulat Bazaar or using a stall or space provided by the authority for his business in a Sahulat Bazaar for a specified period in accordance with agreement with the authority. Section 3. Establishment of the authority. The government shall by आप करेंगे साथ ही आप एक मिनट दिए जिस पे इसमें डेफिनेशन में सिर्फ दो चीज़ें क्लियर कर दीजिएगा कि जो एल और एम है इसमें रेगुलेशंस मींस रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट, उसके बाद रूल्स जो है वो भी रूल्स मेड अंडर द एक्ट। जी सर। इसमें रेगुलेशंस किसने बनानी है और रूल्स किसने बनाने हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। इसमें अर्ज करता हूँ सर, जो रूल्स होते हैं हमेशा से एक्ट के अंदर जो पावर दी जाती है वो गवर्नमेंट को दी जाती है, गवर्नमेंट बनाती है। और जो रेगुलेशंस होते हैं नॉर्मली वो एक माइनर लेवल के प्रोसीजरल मैटर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो पावर जो है हमेशा अथॉरिटी के साथ लाया करती है। और इसको अगर आप 27 और 28 जी सर, उसमें मैं वही उसमें प्रोवाइडेड है जी। (27) और 28 के ऊपर पावर टू मेक रेगुलेशंस और पावर टू मेक रूल्स। जी सर, 27 में जी पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फ्रेम रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। 28 पे पावर टू मेक रूल्स द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। ये रूल्स के जी जी तो ये सालों साल रूल्स नहीं बनते, जब बनाने गवर्नमेंट ने हैं तो ये गवर्नमेंट ही बिल लेके आ रही है, तो फिर अब क्यों नहीं आ जाते वो इसके साथ, ये रख के बैठे रहते हैं, काम होता नहीं सालों साल। कोई लोग लिटिगेशन में जा रहे होते हैं, कोर्ट में केस जा रहे होते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि ये साथ क्यों नहीं आते? ये जी सेक्टर साहब, बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वजह है कि हमारे जो रूल्स एंड डिपार्टमेंट की लॉ डिपार्टमेंट भी इसका जवाब दे दे। सर मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, ये ओवरऑल जो हमारी लेजिस्लेटिव स्कीम है फेडरल लेवल पे भी प्रोविंसेस में भी सबसे पहले जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है वही बनती है, क्योंकि फ़र्ज़ किया अगर हम रूल यहाँ पे ड्राफ्ट सपोज भी कर लेते हैं कि जी अटैच हो जाना चाहिए, तो जब प्रिंसिपल लेजिस्लेशन की फेट वर्ड्स कंटेंट से ही डिसाइडेड नहीं है तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन होती है, तो इसलिए वो उसके फाइनल हो नहीं सकते। नंबर एक। नंबर दो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दी जा सकती कि आप 6 माह में रूल बनाएंगे, साल में बनाएंगे, ये सालों साल बनते क्यों नहीं है? मैं सर अर्ज़ करता हूँ लिमिटेशन दी जा सकती है, कोई इसमें सच ऐसी कदगन नहीं है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो ज़रा थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। फ़र्ज़ किया 6 महीने का टाइम दिया, नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ सर, जवाब दे से हट के मैं एक लेजिस्लेटिव अर्ज़ करता हूँ, बात जो करता हूँ लीगल बात करता हूँ। 6 महीने का टाइम दिया, ड्यू टू एनी रीज़न 6 महीने में नहीं बने, इट मीन्स कि फिर 6 महीने के बाद वो बन नहीं सकते अनटिल अनलेस कि उस प्रोविज़न को ना चेंज किया जाए। तो इसलिए ओपन एंडेड छोड़ा जाता है कि एज़ एंड व्हेन नीडेड ये बनते हैं। लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब रूल्स की प्रोविज़न मौजूद होती है, नो डाउट वो किसी ना किसी प्रोसीजर को ही लिंक कर रही होती है, तो विद इन द टाइम वो बनने चाहिए। मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल इस पे होना चाहिए और आप इसको लाजमी देखें, एक टाइम फ्रेम फिक्स होना चाहिए। अभी हमारा जिस तरह डिपार्टमेंट है प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पहली मीटिंग के अंदर ही हाईलाइट की थी, कुछ हमारी जिस तरह केन कमिश्नर साहब के हवाले से, और वो अभी तक मेरा ख्याल है उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ होगा, तो इसका लाजमी टाइम होना चाहिए। और हमारी रिकमेंडेशन भी है कि आइंदा के लिए कम अज़ कम इसका जो टाइम फ्रेम है वो फिक्स किया जाए। आप लाजमी तौर पर इसका जो है ना वो आप देखें इसको वॉच। मेरा ये इसमें ये सवाल है, ये पहले जो मॉडल बाजार चल रहे थे जी, ये किस कानून के तहत चल रहे थे? तो अब अगर वो किसी अथॉरिटी कानून के तहत चल रहे हैं तो अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? इस पे तो ज़रा रोशनी डालें।
सर जो अभी मॉडल बाज़ार कंपनी सर सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है, वो ये सारे मॉडल बाज़ार रन कर रही थी सर। अच्छा। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया सर कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी एक्सपेंशन बेहतर अंदाज में हो सकती है अगर हम इसको अथॉरिटी मोड में ले आएँ। मैंने सर ये भी अर्ज़ किया कि जब क्योंकि ये सर सरकार की कंपनी है, तो जब हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजू करते हैं कि हमें ज़मीन चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी ये कंपनी है तो हम इसको कंपनी को ज़मीन नहीं दे सकते। अथॉरिटी में सर हमारे लिए आसान होगा, इसकी एक्सपेंशन भी आसान होगी कि हम स्टेट लैंड के ऊपर सर ये बाज़ार इस्टेब्लिश करा सकें सर। नहीं सर, इसमें और भी उमूर हैं सर, देखें जी सर। एक तो सर आपका कंट्रोल बेहतर होगा, दूसरा सर इसमें अभी हम अपने इंतजामी अफसरों को पोस्ट नहीं कर सकते सर। हमारे ऑफिसर्स भी सर इसमें आएंगे सर। ये हमारा बेहतर होगा या आपका बेहतर होगा? सर आपका भी बेहतर होगा क्योंकि आप भी मेंबर हैं इस अथॉरिटी क्या है दीगर लेजिस्लेचर्स में कैसे होता है ये ज़रा बताएं। सर कौन सी प्रैक्टिस है? ये रूल्स के हवाले से, रूल मेकिंग के हवाले से। सर मैं रूल मेकिंग के हवाले से जो फेडरल लेवल पे है या बाकी प्रोविंसेस में है, ओवरऑल लेजिस्लेटिव स्कीम की अगर मैं बात करूं तो कभी भी रूल्स एक्ट के साथ अटैच होके नहीं आते। उसकी रीज़न एक और भी मैं लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अर्ज करूं, जो इनेक्टमेंट है दैट इज़ डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। जो रूल्स हैं वो डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं, बल्कि वो एग्जेक्टिव का यानी गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है। अगर वो यहाँ लग के आएंगे तो गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं रहती। वो असम्बली ने पास की है, असम्बली ही ज़ाहिर सी बात है कल को कोई भी नीड होती है, क्योंकि वो प्रोसीजरल नेचुरल के मैक्सिमम होते हैं, तो छोटा सा भी चेंज होगा तो फिर प्रोविंशियल असम्बली के पास आके उसको हमें चेंज कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो स्कीम इस वक्त राजुल वक्त है, पूरे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि इनेक्टमेंट अलग है, रूल मेकिंग का प्रोसेस अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ऊपर कर लेते हैं सर, ऊपर कर लेते हैं सर, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, नो इशू। जी सेक्रेटरी साहब, इसको क्लॉज बाय क्लॉज जो हम करेंगे, क्लॉज 3 पे आ जाएंगे सर। सेक्शन 3 मैं रीड करता हूँ सर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी, द गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी टू बी नोन एज द पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। सब ट्रस्ट 2, the authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of the Act, to acquire and hold property both movable and immovable, and may be the said name, sue and be sued. Clause 3. The authority shall not dispose of any immovable property without prior approval of the government. Clause 4. The head office of the authority shall be at Lahore. However, the authority may establish its sub-offices on need basis anywhere in the Punjab. Section 4. Composition of the authority. The authority shall consist of the following: a person to be nominated by the Chief Minister, chairperson. Members जो हैं सर इसमें सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी प्लानिंग हैं, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल, 4 technical experts including at least 1 woman from the fields of farming, agriculture, marketing, food industry, corporate or law. 2 members sir इस honorable assembly से होंगे and including at least 1 female member. यहाँ ज़रा एक मिनट रुकिएगा। ये 2 मेंबर आपने रखे हैं, तो इसमें एक फीमेल आपने दे दी है, तो ये यानी ये फीमेल समेत 2 हैं या फीमेल अदर देन 2 हैं? फीमेल इंक्लूडिंग नहीं, वो आप तो 33% की बात करते हैं, ये तो 30% की बात करते हैं, ये तो 50% हो गया। 30%। फेयर रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो था वो ये था जो उस वक्त एग्जिस्टिंग लॉज से 63 लॉज उनके अंदर अमेंडमेंट करके ये वो उसमें नहीं था क्या जाता है, नंबर और बढ़ जाएगा तो क्या, अदरवाइज ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी आ जाना चाहिए। तो वो हर लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाएगा, जैसे आप प्रपोज करेंगे वो आगे इसको करने की एक कानून आ जाएगी इसमें। फेयर रिप्रेजेंटेशन 2012 का इसमें एप्लीकेबल है। अच्छा, ये फेयर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? दुनिया में जो यहाँ सारी आज़ादी है, जमहूरी आज़ादी है,
तो उन ममालक में कहीं कोई इस तरह का कोई शेयर है? सर असूली तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार सबका लॉ मिनिस्टर राजा बशारत साहब ने एक मीटिंग में पॉइंट उठाया था, 297 सीट्स हैं जनरल सीट्स और 66 रिजर्व फॉर वुमेन। अगर 297 पे तमाम ख़वातीन जीत जाती हैं जनरल सीट्स पे, इवन देन फिर 66 सीट्स ख़वातीन को देना एक नाइंसाफ़ी होगी। तो ये ऐसा है फ़िलहाल तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी ये स्कीम है उसके हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी 33% नहीं है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन है, इसकी कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ डिटेल्स इसमें मेंशन नहीं है कि किस तरह से कौन हो सकता है वो जिसको चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा? उससे कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी ना जी इस पोस्ट की? जी प्लीज़ सर, द फर्स्ट वन है कि इसकी भी इन्होंने कोई नहीं दी हुई कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किन बेसिस के ऊपर जो है वो डिटर्मिन किया जाएगा कि ये बंदा क्वालिफाई करता है या नहीं करता। इसी तरह आप एफ़ में आते हैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए भी कुछ नहीं है। वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पहले बात हो रही थी, मैं इसीलिए चाह रहा था कि थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी आ जाए। इनको शुतरे बेमुहार करके आपने एक अथॉरिटी बना देनी, इन्होंने हर चीज़ खुद डिसाइड करनी है कि अथॉरिटी ने बंदे कौन से अपॉइंट करने हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेरिट भी यही डिसाइड करेंगे, और इसके अंदर यही डिसाइड करेंगे कि इनके फंक्शंस कैसे चलेंगे। तो ये तो किसी कानून के अंदर नहीं होता। फिर तो इनको वैसे ही इजाज़त दे दी जाए कि जो ये सोचेंगे, जो ये कहेंगे, इतनी लंबे किताबचे की ज़रूरत नहीं थी। एक लाइन में एक्ट पास करेंगे, जो ये चाहेंगे, जो इनका दिल करेगा उसको आमीन कहेंगे पंजाब में। कोई भी हो सकता है। और जो आपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स का लिखा है, इसका भी बताइएगा कि कौन होगा टेक्निकल एक्सपर्ट। और चुप तो करो यार, तू अगे तो गल टोरन दे मनु। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। सर ये जो चेयरपर्सन की जो है सर, वो अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर अप्रूव करेंगी सर, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं सर ये कैबिनेट अप्रूव करेगी सर। नहीं सेक्रेटरी साहब की क्वालिफिकेशन क्या होगी, किस बुनियाद के ऊपर टेक्निकल एक्सपर्ट आप किसको कहेंगे, कौन होगा टेक्निकल एक्सपर्ट? नीचे सर क्वालिफाई किया हुआ है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, फूड इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट और लॉ के एक्सपर्ट्स जो होंगे सर, ये हम नहीं। फार्मिंग एक्सपर्ट कोई भी किसान भी लग सकता है इसका, या कोई उसके लिए आपने कोई मास्टर्स की डिग्री, ग्रेजुएशन, कोई इतनी देर से एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके पास इतनी लैंड होल्डिंग थी, कोई तो उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए ना। ये तो आपने बड़ा वेग सा इसके अंदर मेंशन किया हुआ सर। ये मैं सर आपको एक और लॉ से आपकी इजाज़त से मिसाल देना चाहूँगा। जो पामरा लॉ है सर, उसमें भी एग्जैक्ट यही वर्ड्स लिखे हुए हैं। उस पामरा लॉ के टाइम हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो हमारी गैर मौजूदगी में पास हो गया था। मैं अर्ज करता हूँ तो हम आपसे पूछेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिकल सर डायमेंशन मेरे से पूछी है सर, मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी सर उसमें जो हमारे 4 मेंबर्स हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड और प्रोफेसर्स हैं सर, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं सर। जी सर। भी उनकी क्वालिफिकेशन कुछ होनी चाहिए। अभी इनके लिए कितनी जो एग्रीकल्चर है, कितनी ज़मीन का उनका क्या तजर्बा होगा, उसका ये क्या किस तरह होगा। चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन आपने लफ्ज़ लिख दिया सर। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर किसे नामजद करेगा, एमपी में से करेगा कि एमपी से बाहर करेगा, असेंबली से बाहर करेगा? रूल बनेंगे। रूल्स में सर इसकी तशरीह आ जाएगी जी, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं सर, उनकी भी क्वालिफिकेशन सर उसमें हम बयान कर देंगे सर तफसील से। फिर उन्हें पेंडिंग कर लो। कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो इनका दिल करेगा रूल्स के अंदर बना देंगे। तो फिर असेंबली का तो मकसद ही खत्म हो गया ना। हम लेजिस्लेटर किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? इसको फिर सर मैं अर्ज करता हूँ सर, ये चीज़ें सब्सटेंटिव लॉ में नहीं आएंगी सर, ये रूल्स के ताबे होंगी सर। इसकी ये एक्ट जब बनेगा उसके बाद सर इसके रूल्स फ्रेम होंगे। सर लॉ सेक्टर स्पेशल सेक्रेटरी लॉ बैठे हैं, इनसे ओपिनियन ले लें क्या दिक्कत है। इसमें मेरी सिर्फ एक और गुजारिश, एक मिनट, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ बैठे हैं, इनसे ले लें ओपिनियन। सर ये बिल्कुल वैलिड बात है इस चीज़ के ऊपर कि जो जिस शेप में इसको एग्जीक्यूटिव ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया सर, वो तो यही शेप है सर इसकी एग्जैक्टली। जहाँ तक फर्दर तशरीह की सर बात है कि क्वालिफिकेशंस क्या होंगी चेयरमैन साहब की और बाकायदा मेम्बरान की, वो रूल्स में लाई जा सकती हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव होगा थ्रू रूल्स डिटरमिन करने वाला सर। नहीं, मेरा चेयरमैन से हट के मेरा जो कंसर्न है ना, ये जो अपने टेक्निकल 4 एक्सपर्ट्स हैं सर, तो इनके हवाले से मेरा ज़्यादा कंसर्न है सर। इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो डेफिनेटली रूल्स में लाई जाएगी, इसमें कोई शक वाली सर बात नहीं है।
इस शेप के अंदर सर चूँकि इसको मंजूर किया गया है, बाकी सर ये फोरम डेफिनेटली सर इसमें मेरी इसमें सर अर्ज सुनने, आप सेक्शन 5 जब पढ़ेंगे ना, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, ये जो जितनी भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं ये भी रेगुलेशंस के थ्रू होनी है, रेगुलेशन अथॉरिटी ने करनी है, गवर्नमेंट का भी रोल खत्म हो गया इसमें सर। मतलब चीफ मिनिस्टर को भी अथॉरिटी बताएगी कि आपने किस बंदे को चेयरमैन लगाना है, किस बंदे को आपने डीजी लगाना है, ये सारा कुछ मतलब ना गवर्नमेंट के हाथ में है ना असेंबली के हाथ में है, ये टोटल कंट्रोल जो है ये इस एक अथॉरिटी के पास होगा। ये अपनी स्वाबदीद पे डिसाइड करेंगे कि जी इन्होंने फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करने हैं, इन्होंने लगाना किस बंदे को है यहाँ पे, उनके टोटल वेजेस जो भी मतलब इनकी रेमिटेशन वगैरह होंगी वो हर चीज़ अलाउंसेस वगैरह ये खुद डिसाइड कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का तो सर फिर मकसद कोई नहीं है ना, हम लोग यहाँ पे किस लिए आते हैं, यहाँ पे आके अगर इन्होंने इसी तरीके का ब्लैंकेट शेल्टर लेना है तो फिर तो ये कहते हैं कि जो ये सोचेंगे जो ये कहेंगे उसको पूरी पंजाब असम्बली जो है वो इंडोर्स करती है। आप ये जुनेद भाई, ये जो मैं सॉरी आपके पास इसके बाद आ रहा हूँ, ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट है इसके लिए आप प्रपोज करें आप हमें। सर ये बताइए ना, इन्होंने आप काम डिपार्टमेंट लेना लॉ है, डिपार्टमेंट इन्होंने काम प्रपोज कर लेना दें, है, हम ये इसको उसके अभी अंदर यहाँ कुछ पे भी बता दें हमें कि ये क्राइटेरिया है, उसके ऊपर कोई एतराज जी होगा। आप बताएं। जब असम्बली मौजूद है तो हम क्यों सब कुछ कह रहे हैं कि ये भी रूल्स में, ये भी रूल्स में हो जाएगा, ये भी रूल्स में हो जाएगा। हम यहाँ पे डिसाइड करके उसको भेजते हैं ना, जो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा वो फिर वो लाजिम हो जाएगा हर किसी पे। सारे वो उन्होंने तो कह दिया है, ओपिनियन दे दी अपनी। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਫੀਸਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹੱਲ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ओपिनियन सुनी स्पेशल सैक्रेटरी ला दी, उन्होंने कहा भी रूल्स ਵਿੱਚ आने ने, इस तरह नहीं आने। वो सेक्शन दस दो जी केड़ा सर बात सर वही आ रही है कि गवर्नमेंट ने इस फॉर्म में सर इसको अप्रूव किया, वी स्टैंड बाय इट सर। बाकी ये फोरम डेफिनेटली बात क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ने एक हाथ में फड़ाता, एक हाथ ना फड़ाता, दूसरे हाथ ना गवर्नमेंट को वापस ले लिया। गवर्नमेंट को तो अख्तियार ही कोई नहीं। सही साहब हम आपस में वोटिंग करेंगे। मैन इसमें अगर आपके बुरा पास लगता है ना, आपस में प्रपोजल वोटिंग है करना। तो कमेटी वो रिकमेंडेशन प्रपोज कर सकती है, तो विद इन दी मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी को डिसाइड होगा कि वो रिकमेंडेशन है कि उसको हमने कैरी करना है कि नहीं करना। अगर तो विद इन दी मेजॉरिटी वो नई रिकमेंडेशन अप्रूव होती तो फिर वो यही कर दे लैप्स कर। हाँ ये तरीके इसमें सर बनना चाहिए इस पर। देखें इसमें बात ये है कि जो बात आपने की है ना, मैं भी वही करना चाह रहा था कि एक हाथ से आपने अख्तियार गवर्नमेंट को दिया है, दूसरे हाथ से आपने वापस ले लिया, सारा अख्तियार फिर अथॉरिटी के पास आ गया है। उन्होंने करना है, ना चीफ मिनिस्टर के पास होगा ना गवर्नमेंट के पास होगा, तो वहीं से इख्तियार ड्राइव होंगे जहाँ से सारा हो रहे हैं। तो इसलिए अगर मुनासिब तो यही होगा, लेकिन जो बात वो करें जी कि ये इसके बाद रूल्स फ्रेम होंगे, रूल्स में आएंगी ये चीज़ें, अगर बेसिक क्वालिफिकेशन साथ आ जाए तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। तो ये ओपन छोड़ेंगे, पसंद नापसंद की बुनियाद पे लोग आएंगे, क्वालिटीज़ होंगी नहीं, मर्ज़ी होगी, जिसको तय किया जाएगा उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें बेहतर तो ये है कि अब किसान है, किसान आप बात कर रहे हैं, तो उसमें उसका क्राइटेरिया क्या तय किया गया है, क्या उसने ऑलरेडी एक काश्तकारी कर रहा है, उसको कोई नौ है, वो चीज़ इसमें रखी गई है। जिसने मैनेजमेंट में आना है, क्या उसने किसान तंजीमों में कभी कोई काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उसके पास है, कोई चीज़ तो कोई बुनियाद तो खड़ी करनी चाहिए ना। तो इसमें मेरी तो बाकी दोस्त अपनी राय दे दें। सर एक इजाज़त दें, ये हम तो F मैं के लिए थोड़ा बात सा कर रहे हैं। ऐड करना चाह रहा हूँ। जो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट है और फिर आगे कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी है, बेसिकली ये सारा मैटर्स बाज़ार से मुतालिक रिलेटेड है। अगर हम एक फार्मर की क्वालिफ़िकेशन मुकर्रर करना बैठ जाएंगे तो शायद वो डिफ़िकल्ट होगा, इसी वजह से इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया। इसी तरीके से आपको ये पता है कि आप एग्रीकल्चरल हमारी असिस्टेंस के लिए, इस कमेटी के असिस्टेंस के लिए डिपार्टमेंट के बिहाफ पे नहीं है। सर माज़ूर मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, इसके अंदर जो पमरा के इन्होंने हवाला दिया था उसके अंदर भी फार्मर की क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि कितने एकड़ का जिम्मेदार होगा। मतलब हर चीज़ के अंदर क्राइटेरिया सर सेट हुआ है, उसके बगैर नहीं चल रही कोई चीज़। सर मैं अर्ज़ करूँगा सर, वहाँ पामरा के लॉज में कोई ऐसी बात मेंशन नहीं हुई सर।
एकड़ेज वगैरह या उस तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सर। डीजी पामरा में क्लैरिफाई अगेन। मैं करेंगे भी इस कानून तहत होना है या तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈਏ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨ ਲਈਏ कोई तो फैसला करिए पहले। सर मैं सर जी सर मैं डेफिनेटली एक राय से दे सकता हूँ, फैसला आप लोगों ने खुद करना है सर। सर इसमें गवर्नमेंट कानून क्या कहता है आप बता दें। सर कानून ऐसा कुछ नहीं कहता, जो लेजिस्लेशन के बाद जो लेजिस्लेशन के है उसके अंदर सर आपकी अनलिमिटेड पावर्स हैं, किसी तरीके से लेजिस्लेट किया जा सकता है। इस फॉर्म ने गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, वी स्टैंड बाय इट सर। बाकी आप मतलब अख्तियार हैं सर, जो भी फैसला करें। सुन लें जवाब जनाब जट साहब। नहीं याद हो गया है जी डिपार्टमेंट। अच्छा मतलब ये पैमरा वाले का ज़रा जवाब लें एक दफ़ा, तो पैमरा वाले इनका जवाब लें ज़रा। आप बताने लगे थे जी पामरा सर बिल्कुल जैसे शिक्षक साहब फरमा रहे हैं सर ऐसे ही है। ये जो ऑटोनोमस बॉडी सर होती है उसके अंदर जो ऑटोनॉमी जो होती है ना सर उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। और उसके जो बोर्ड है उसको चूँकि एक हाउस होता है तो उसको एम्पावर किया जाता है कि वो अपना चूँकि रेवेन्यू जनरेशन भी वो खुद करते हैं और उसका एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एक हाउस जो होता है ना सर उसके अंदर चूँकि उसकी ना तो कोई फाइनेंशियल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होती हैं ना उनको कोई और फैसिलिटी होती है। मार्केट से पामरा के केस में सर मैंने देखा है कि जो बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स लोग हैं वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं टाइम स्पेयर करने के लिए हमारे लिए, क्योंकि उस भी ये टन्योर बेस्ड पोस्टिंग है उनकी अपॉइंटमेंट जो बोर्ड के मेंबर की होती है। तो जो अच्छे मार्केट के लोग हैं मसलन कोलम्स के प्रोफेसर हैं या जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं एक्सपर्ट्स हैं, तो वो हमारी मीटिंग के लिए टाइम स्पेयर करना जो है जब आपको कोई फैसिलिटी भी नहीं मिल रही और कोई आपकी तनख्वाह या उस तरह की नहीं है तो जनरली लोग रिलक्टेंट होते हैं। फिर हमारे लिए थोड़ा सा उनको मैनेज करना, हमने मैनेज करके सर लोगों को लिया है, उनको कन्विंस करके लिया है कि आप एक्सपर्ट्स हैं और आप आएंगे तो आपकी एक बड़ी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन होगी। और उस इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिए फिर हमने रिक्वेस्ट की और लोग जो है ना वो उन्होंने हमारे साथ एग्री किया। और उस पर भी मीटिंग पे भी हमें थोड़ा सा उनको वो बताना पड़ता है जी आप आएँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये एजेंडा है। लेकिन इतनी निटी ग्रिटी के अंदर सर हमारी मेंबर्स की हमने भी कोई क्वालिफिकेशन दी हुई सर, वहाँ पे भी वर्ड जो है एक्सपर्ट्स लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर के जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं। नहीं वो हमारा क्वेश्चन अभी फिर वही आ रहा है ना कि एक्सपर्ट कौन होता है, हमें डिफाइन करें ना, आप एक्सपर्ट को डिफाइन तो करें। वो सर इस तरह करते हैं कि सीवीज हमने तो इस तरह कुछ लोगों से सीवीज लिए और हमने वो कौन सीवी देगा, क्या क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सीवी जमा करवा सकता, मैं करवा सकता हूँ सर? वो ज़ाहिर है सीवी जब हमारे यहाँ पे स्टाफ के दोस्त मौजूद हैं, सीवी में सर हम देख लेते हैं ना सर, सीवी जो होता है ना वो जब जिसने भी अपनी एक्सपीरियंस दिया होगा। नहीं वो तो फिर आपका जिसको दिल करेगा आप उसको देख सकते हैं, इसका तो ये मतलब है। लेकिन सर सीवी में चूंकि अप्रूव करना होता है तो वो नहीं किया हुआ तो फिर किस तरह आप सीवी देखेंगे, कौन अप्लाई करेगा? आप इजाज़त दें तो सर मैं इसका बारे में स्टार नहीं जाता क्योंकि ये इस तरह सर जी प्लीज़ सर इस तरह है कि जो स्कीम ऑफ लॉ है ना सर उसमें ये बात रिपीटिशन के ज़ुमरे में आएगी। मैं आपकी इजाज़त से बयान कर देता हूँ सर कि ये सारी चीज़ें सर तय होंगी जाके रूल्स में सर। सब्सटेंटिव लॉ में सर अगर आप फरमाएंगे कि ये इसकी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, इसके इतने नंबर होंगे, ये हार्वर्ड से पढ़ा होगा या ये लोकल इसकी ये विजडम होगी, तो सर जो आप फरमा रहे हैं एक्सपर्ट इज़ अ वेग टर्म देन फिर पहले तो सर उसको बांधना पड़ेगा, समझना पड़ेगा करना है ना सेक्रेटरी साहब। आई एम सॉरी टू से लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है सर। आप हम अगर यहाँ से कोई बिल पास करके जा रहे हैं ये जब तक ये उसको नहीं हो सकता है कि अगले 100 साल चले सर। सही हम किसी चीज़ को भी इस तरह नहीं छोड़ सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है बेसिकली यहाँ पे बैठने की। तो कमेटी सर अपनी जी ऑनरेबल कमेटी सर अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें दे तो उसके मुताबिक फिर हम इसको देख लेते हैं सर। कुछ चीज़ें सर इसमें एडजस्ट होंगी, फिर कुछ जाके जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है सर उसका हिस्सा बनेंगी सर। नहीं मेरा ख्याल है कि जो ख़ास तौर पे जो F वाला है ना जी, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर से मैं चाहता हूँ कि हमारे मेंबर को इनपुट दें हमें और इस पर अमेंडमेंट करें। अमजद साहब ये डेफेमेशन के लिए जो लॉ पास हुआ था पंजाब असम्बली में उसके अंदर भी इन्होंने जो कमीशन एक बनाया था उसके भी स्पेसिफाई किया गया था कि चेयरपर्सन जो होगा या मेंबर्स होंगे उनका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, वो जुडिशल साइड से होंगे
उनका कितना एक्सपीरियंस होगा, अगर वकील लेंगे तो उसका कितना एक्सपीरियंस होगा। तो ये मेंशन करना तो कुछ सर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे हैरानगी है कि आप लोग सारी पास जो हैं वो अपने पास क्यों रखना चाह रहे हैं। इसके अंदर एतराज़ आपको होना नहीं चाहिए। वैसे सर मैं इससे पहले भी लॉज जो असेंबली में पास होते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो कोशिश करते हैं कि इनपुट मेंबर्स की भी ले ली जाए और उससे जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, उससे नुकसान नहीं होगा मेरा ख्याल है। सर मैं आपकी जो वैल्यूएबल इनपुट है सर उससे इनहराफ नहीं कर रहा सर। मैं तो आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कानून की जो स्कीम है उसमें सर ये रूल्स में चीज़ आएगी और बड़ी तशरीह से आएगी सर। सर आप हमें डायरेक्शन फरमा दें कि जी अगर इसमें लिखना चाहते हैं आप जैसे फरमाएंगे सर। हम तो ऑनरेबल कमेटी का फैसला है सर। 3 to 5 years सर 3 to 5 years एक्सपीरियंस हो जाए इस पे एंड बैचलर्स डिग्री। सर हमारे पास जो आते हैं आप ऐसा कर लें कि ये जो रूल बनाए हैं वो रूल फिर आग कमेटी से पास करो। हाँ कर लो। नहीं अभी ये काफ़ी देर से हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम ये फिर तब तो इनके पास चली जाएगी ना। हमने तो अभी आज करना है, लिख देंगे तो अथॉरिटी बन जाएगी। रूल असेंबली पास करे ही लिख सकते हैं। सर जो हमारे पामरा के एक्सपर्ट्स हैं सर उनमें कम से कम जो उनका एक्सपीरियंस है सर इट्स नॉट लेस देन 20 ईयर्स। उसमें सर एशियन डेवलपमेंट के लोग हैं सर। कई लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीनेशनल्स का और लोकल मार्केट में वो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली उनकी रिकग्निशन है सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि पामरा की कितनी मीटिंगें हुई हैं? 20 years। ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਬੇਲਾ ਲਾਏ ਲੋਕ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की जो सर proposals हैं 41 मीटिंग सर अभी तक 41 मीटिंग्स हो तो गई। फिर हम आगे चलते हैं। उसमें वो ज़्यादा चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से इसके अंदर जो 20 इयर्स का क्राइटेरिया है वो कह रहे हैं जो वो हम हाजिरी अडॉप्ट कर रही लेते हैं, है। सारे मेंबर से वोटिंग करवा लें इसी के ऊपर। जो एक्सपर्ट्स की अटेंडेंस रही है तो क्या रही है, कितनी रही है उसमें? सर हमारे 5 मेंबर हैं जो एक्सपर्ट्स हैं सर वो 80% रही है सर। जो अभी हमने रिसेंटली 3 मीटिंग्स की हैं विद द न्यू बोर्ड, तो उसमें फर्स्ट मीटिंग में 5 के 5 लोग अवेलेबल थे, नेक्स्ट 2 मीटिंग में 4 out of 5 अवेलेबल थे। और वही सर मैं सबमिशन यही कर रहा था कि ये चूँकि फ्री सर्विस होती है तो ये तो फिर हमने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके हमने उनकी सर्विस भी लेनी है और उसके एवज उनको तनख्वाह भी नहीं देनी। तो वो हमने सर मार्केट से लोग हंट करके उनको रिक्वेस्ट करके उनको पैनल पे ला के सीएम से अप्रूवल लेके कैबिनेट से और फिर हम उनको बाकायदा जो है ना वो हमारे दे आर सीरियस विद पामरा नो वो सारी मीटिंग्स हमारी अटेंड करते हैं और उनकी बड़ी वैल्यूएबल इनपुट होती है। जैसे सर हमारे अगर आ जाएं तो फिर तो वैल्यूएबल होती है सर, बहुत वैल्यूएबल होती है क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। एक वीसी हैं जो मुल्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वो हैं और अच्छा जी मैं इसमें थैंक यू सो मच जी, आपकी सबकी ओपिनियन आ गई है। थोड़े से हम इसमें अमेंडमेंट जो है जो एफ वाला क्लॉज है इसमें हम इस पे आ जाएं जी। चलो इस पे हम वोटिंग करवा लेते हैं। वोटिंग जरूर करानी नहीं वोटिंग ज़रूरी है जी। प्रपोज हम कर रहे हैं कि जी इसके अंदर एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न फील्ड के अंदर। Having at least 10 years experience, ये प्लीज सर प्लीज इफ यू लेट मी तो मैं काइंडली थैंक यू। अच्छा इसमें 10 years एटलीस्ट एक्सपीरियंस होगा और जो अगर लॉ का है वो होगा। मैं अमजद साहब मैं उस तरफ आ रहा हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा प्लीज़ मौका दे दे, आपकी मेहरबानी है। 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होगा और जो कंसर्न फील्ड है उसके अंदर एटलीस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इसके ऊपर आप वोटिंग करवा लेंगे मेंबर्स। जो ग्रेजुएट्स ने पहले हाल किया है ना तो वो करवाना। मैं सर जो 10 years वाली है वो ठीक है, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाली ना रखें वो ना रखें, इसलिए कि मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस बाजार को पढ़ा लिखा पंजाब नहीं बनाना सर वो ठीक है, लेकिन बाजार को कंट्रोल करना है, बाजार को एक बेहतर मैकेनिज्म में लेके आना है। तो नहीं लोगों से आप मेरे ख्याल इसकी आप हेडिंग दोबारा पढ़े ना जी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स। जी जी सर। तो ग्रेजुएशन तो अभी कोई देखिए मेरा भी ख्याल है 14 years आप सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ऑनरेबल कमेटी के सामने MP1 MP2 स्केल्स रखना चाहूँगा। फील्ड ऑफ फार्मिंग में सर कोई डिग्री जो एक्सपर्ट होता है उसकी क्या डिग्री होगी सर ग्रेजुएशन के हवाले नहीं से? हमारी ग्रेजुएशन में होती है ना, एग्रीकल्चर में डिग्री है। अब देखिए ना लॉ एक्सपर्ट है हाँ सर, तो लॉ ग्रेजुएट होगा तभी वो लॉ एक्सपर्ट होगा ना। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हद तक है कि अगर हम इसको ऐड करें।
अब लॉ एक्सपर्ट आपको चाहिए तो लॉ ग्रेजुएट होगा तभी वो लॉ वो एक्सपर्ट तो होगा। होगा सर, फार्मिंग के हवाले से मैं सिर्फ हमारी फार्मिंग में बेतहाशा डिग्रीज मौजूद हैं। आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, वहाँ से सैकड़ों ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं हर साल। साहिब साहब बेहतर जानते हैं उसको। जो है ना वो बहुत मायने रखती है। इसमें आप जो एज कर रहे हैं एक्सपीरियंस की वो रख लें, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है ना डिग्री की वो ना रखें। मैं अमजद अली जो साहब आपको मैं आपको ज़ाती तजर्बे से बताऊँ, अभी तो लोग जो हैं जिन्होंने बिज़नेस के अंदर इकनॉमिक्स के अंदर मास्टर्स किया हुआ है ना, वो भी माशाल्लाह एग्रीकल्चर कर रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसमें कोई है नहीं तालीम तो माशाल्लाह आप तो गाँव में आप बिल्कुल आप कर रहे हैं ना जी, तो वाई नॉट हिम जी। चलता था ना, तजर्बे का कोई मुतबादल नहीं। मुआवजा रसूल के पास डिग्री थी, अताउल्लाह शब खान के पास डिग्री थी, खान के पास डिग्री थी, फलां लोगों के पास डिग्री थी। ये तजर्बा ही सबसे अहम चीज़ है। इसलिए चलिए अब इस पे डिपार्टमेंट कुछ बताने लगा था, फिर हम वापस इस पे आगे से सर कर लेते हैं। मैं अर्ज ये करूँगा सर कि ये डोमेन स्पेसिफिक फिर रूल्स में है। नहीं सर, नहीं, मैं मुझे मौका दीजिए सर। सर ये डोमेन स्पेसिफिक स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी हमें। अगर सर हम इसके चारों कॉर्नर्स बांध देंगे तो जो हमें रिक्वायर्ड इसमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी सर वो मिस हो जाएगी। नंबर 2 सर, सर आपकी असिस्टेंस के लिए मैं आपको 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा कि MP2 और MP3 स्केल्स जो है ना सर, उसमें जब हम लेके जाते हैं तो उसमें सर PhD की डिग्री के साथ 14 साल का और 18 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सर। तो ये सर एक्सपर्ट्स के बगैर तो ये महकमा नहीं चलेगा, ये अथॉरिटी नहीं चलेगी सर। लेकिन ठीक है बेटी साहब, इस पे ना जी अमेंडमेंट प्रपोज हुई है। अमेंडमेंट में हम ना, क्योंकि हमारे मेंबर्स का भी इस पे थोड़ा सा आया है, तो मैं चाहता हूँ इसको यूनानिमसली सारा हो जाए। तो हम ग्रेजुएशन वाला नहीं प्रपोज कर रहे, हम 10 साल का एक्सपीरियंस प्रपोज कर देते हैं। मैं उस पर वोटिंग कर रही हूँ। डिपार्टमेंट भी एग्री कर रहा है, ठीक है। ठीक है जी। आगे मेंबर्स चलें, एग्रीड है इस पे? आगे चलें। और इसमें ये जो यूनानिमसली पास वो जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और स्किल्स डेवलपमेंट है ना, वो स्किल्स डेवलपमेंट अलग हो गया, तो सेक्रेटरीज को अलग करने हैं डिपार्टमेंट। नेक्स्ट अगले सेक्टर साहब। जी पे आ जाएं, जी पे। इजाज़त से सर। इतने कुर्सी के थले कुछ है। नेक्स्ट प्लीज। जी डीजी साहब प्लीज। सर ये आपकी इजाज़त सर, इसका सेक्शन 5 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी जी पे है। जी पे है जी। सॉरी टू मेंबर्स वाली बात है सर। 2 members of Provincial Assembly of the Punjab including at least 1 female member to be nominated by the CM। इसको 3 करें जी। सर जो 33% वाली बात चल रही थी, अगर आप इसको काउंट करें तो 33% टोटल मेंबर का वो जो बिल आया था उसका है। अब इसमें टोटल 8 मेंबर हैं, 8 में से 2 जो हैं वो मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब। इसमें तो नीड फुलफिल हो रही है, अकॉर्डिंगली ऐड हुए हुए हैं। उनका कहना ये है कि मेंबर्स की तादाद 3 कर दो। कोई नहीं, 2 मेल कर दें, 1 फीमेल कर दें। चले ना आगे चलते हैं। अच्छा मेरी इसमें एक और गुजारिश है अगर आप इजाज़त जी जी प्लीज़। सर इसमें ये देख लीजिएगा कि 2 मेंबर्स जो हैं पंजाब असेंबली के, एक अपोजिशन का कर दें, एक गवर्नमेंट का कर दें। और ये 3 में से एक फीमेल होगी, 3 में से एक फीमेल होगी, एक फीमेल होगी 3 ना मेंबर्स सर। होंगे जी। और जो स्पीकर साहब और ऑपोजिशन है जब नॉमिनेशन करते हैं ऐसे प्रोपोर्शनली होती है, इसमें मेंशन करने की नहीं सर, इसके अंदर मेंशन करने की जरूरत है। चटा साहब अगर इसको पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने भी ऑपोजिशन में आ जाना है, इनको भी फायदा होगा। ये तो हालात तो बदलते रहते हैं, तो सबके लिए। चमन साहब आपकी इजाज़त से इसमें 1 सेकंड सर, मेरी इसमें गुजारिश पूरी सुन लें। ये आपने इख्तियार भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को दे दिया ना, नहीं, ये स्पीकर इख्तियार है साहब के स्पीकर पास साहब का, स्पीकर इसको भी चेंज करके स्पीकर साहब का होना चाहिए। जब स्पीकर साहब के पास होगा तो फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन अपना अपना नाम दे सकेगी ना सर।
सर इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, गवर्नमेंट ने ऐसा सूटेबल समझा। अगर ऑनरेबल कमेटी समझती है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की जगह पे स्पीकर साहब आ जाएं, तो ये फिर नहीं, हमारे जो हाउस के मेंबर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन तो स्पीकर दे सकते हैं ना जी। जी सर, ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रोविजन है, इस पे कोई कदगन नहीं है। चले इस पे हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इन कंसल्टेशन विद द स्पीकर। अवैध भाई नहीं, अवैध भाई देखें, एटलीस्ट स्पीकर चेयरमैन साहब आपकी इजाजत से आप ये मत समझे हम नून लीग के बैठे हुए हैं। नहीं, यहाँ पे कोई पार्टी लाइन से हट के बात हो रही है, कोई ऐसी यहाँ पे जहाँ भी अथॉरिटी बनती है चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, बजाय हम स्पीकर को डाल के और एक बात मजगी पैदा करें या कल ये सब चल नहीं सकता। कल को रिफ्ट आ जाए फर्ज करें क्योंकि ये आपस में लड़ते रहे फिर अथॉरिटी भी चल गई। सर इसमें मैं सबमिट करूँगा कि अक्सर औक़ात जैसे सर फरमा रहे हैं कि अथॉरिटीज़ में सीएम साहबा की ही या सीएम जो भी कंसर्न होते हैं उनकी ही नॉमिनेशन से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो बाकी जो दूसरी बात है कि 2 की जगह अगर 3 हाउस कहता है तो वो 3 का वर्ड वो मेरा ख्याल है कि अप्रोप्रिएट। अच्छा, ये यूनानिमसली हो गया। इसमें एक अपोजिशन का होगा, एक फीमेल मेंबर होगा और एक टोटल 3 मेंबर्स होंगे यूनानिमसली जी। इसको भी हमने कर दिया जी। थैंक यू। नेक्स्ट पे आ जाए जी। सर एच पे डीजी ऑफ द अथॉरिटी वो मेंबर और सेक्रेटरी होंगे सर, वो तो ठीक। सर नंबर 2 subsection 2 the members at clause F of subsection 1 shall be appointed by the CM and they shall hold office during the period of the CM. सर F पे जो अभी वो 4 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं सर उसके हवाले से है, तो वो CM ने ही अपॉइंट करने हैं। नॉर्मली बाकी अथॉरिटीज़ में भी सर ऐसे ही होता है। सर next, in case the post of chairperson is vacant due to any reason, the chairperson shall be appointed within 60 days of such vacancy. तो ये भी एक प्रोसीजरल बात है कि अगर वेकेंट हो जाती है तो 60 डेज में ही उसको होना चाहिए। नहीं, वो फिर जिन्होंने पहले वाले चेयरमैन को अपॉइंट किया था ना वही करेंगे ना। नहीं ठहरे मेरी बात। ये रूल्स कवर करेंगे सर इस चीज़ को। सर ये सर पढ़ें 6 का 2 सर 2 The meetings of the authority shall be presided over by the chairperson who may approve its agenda, and in absence of the chairperson the meeting shall be presided by the member nominated by the chairperson, and in case the nomination cannot be made, means के chairperson भी available नहीं है, vacant है seat, then by members so elected by the members present. अथॉरिटी किसी भी सूरत में डिफॉल्ट नहीं करेगी, मींस कि उसकी मीटिंग्स के आगे कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा, हो सकती है इन एनी केस हो सकती है। वो हो सकता है कि वो जो ठीक है मेंबर्स हैं वही सही तो दे दी जाए। नहीं ये दे दी नहीं जाए। उस दौरान कौन होगा ये सोचने की बात है ना। नहीं सर, चेयरपर्सन कोई नहीं होगा, लेकिन मीटिंग को प्रिजाइड ओवर करना है ना, तो वो या उसका नॉमिनी होगा या जो मेंबर्स प्रेजेंट है अपने में से। तो होएगा ही नहीं ना, क्योंकि चेयरपर्सन तो डेथ हो जाएगी। नहीं है, लेकिन इस सीरत इसको भी सर तीसरी ऑप्शन में केटर किया ना। सही, ठीक है। नहीं सर, फिर भी ऑप्शन मौजूद है, अगर चेयरपर्सन नहीं है, सीट वेकेंट है, नॉमिनेशन मेंबर में से फिर वो सर। उसके बाद इन केस अ मेंबर at clause F of the subsection 1 resigns of such post or such post is vacant due to any reason, CM shall fill such vacancy by appointing another person for remaining period of the tenure of the member whose post has become vacant. ये भी clear ही है सर। So next 5. In case a member at clause G resigns by submitting his resignation to the CM, his resignation shall not take effect until it is accepted by the CM. जो parliamentarians honorable हैं उनके हवाले से resignation को CM ही accept करेंगी, अगर नहीं करेंगी तो वो फिर नहीं, उनका resignation accept नहीं होगा। ये डीजी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये वर्ड टू वर्ड रीडिंग की बजाय आप हर क्लॉज का एक सबरी सी बयान कर दें ताकि आसानी भी हो, समझने में भी आसानी हो और वैसे भी हो। सर जिस्ट दे दें आप बस। सर मैं भी इनफैक्ट पहली दफ़ा ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा ये रेलेवेंट लॉ नहीं है सर। पहली दफ़ा आए ना। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। सर इसके पावर्स और फंक्शंस जो अथॉरिटी के हैं, प्लान, प्रमोट, ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सहूलत बाजार्स एंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सहूलत बाजार्स।
B to approve business plan of the respective सहूलत बाज़ार। अच्छा, इसका जो हेडिंग है आपकी 5 पावर एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, इस पे रेगुलेशन की जगह रूल्स होना चाहिए ना, कि गवर्नमेंट किस पे कर रही है वो। सर इसमें मैं कर्ज करूं कि इस पे लॉ डिपार्टमेंट से आप सर कहता हूँ जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, उसको प्रेस्क्राइब नहीं किया जा रहा। उन फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करना है उसके लिए आगे प्रोसीजर रेगुलेशंस के ज़रिए आएंगे। मींस कि एक स्टॉल जो है वो वहाँ पर लगाना है, अब उसका प्रोसीजर क्या होगा वो जाहिर सी बात है कि अथॉरिटी ने ही उसको डिसाइड करना। सर इसलिए कि वो माइनर सी चीज़ें हैं इसलिए उसको रेगुलेशन में रखा गया है। ये फर्दर से अबाउट जी ये प्रोसीजर इसमें दिया। हाईलाइट किए, इसको रेगुलेशंस की जगह रूल्स होना चाहिए। सर मैं अर्ज़ करता हूँ सर ये बिल्कुल ही जो है ना वो डे टू डे प्रोसीजरल मैटर्स हैं, तो ऑनरेबल कैबिनेट के पास रूल्स की सूरत में लेके आना भी वो इतना नहीं होगा। अक्सर औकात अथॉरिटीज़ का जो एक्ट होता है ना उसमें जहाँ पे रेगुलेशंस का वर्ड लिखा हुआ है ना, मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और द रेगुलेशंस का वर्ड कर दिया जाता है कि जहाँ पे रूल्स बनाने हैं रूल्स बना लिए जाएं, जहाँ पे रेगुलेशंस की ज़रूरत है वो हो जाएं, ताकि वो काम जो है वो रुक ना सके। सर इसमें आप रूल्स का वर्ड ऐड कर रहे हैं। राइट सर, आप फिर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि रूल्स बनेंगे या रेगुलेशंस बनेंगे, ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और कर रहे हैं ना, रूल्स और रेगुलेशन। सर ऑप्शन आ गया ना यार। हाँ तो ठीक है। सर रूल्स भी एग्जिस्ट नहीं करते इसके अंदर, आप पढ़ें तो सही ना। इन्होंने हर चीज़ खुद करनी है, बिजनेस प्लान इन्होंने अप्रूव करना है, इन्होंने डिसाइड ये करना है कि जी लैंड कौन सा इसके लिए एक्वायर होगा, कौन सा लैंड इन्होंने जो है वो सेल करना है, हर चीज़ इनके पास है। गवर्नमेंट की ओवरसाइट कहाँ पे रहेगी? हम तो अपोजिशन वाले हैं, आज हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज तो आप लोगों की पावर्स कटेल हो रही है। अथॉरिटीज बनाने का मकसद ये है कि आप नॉमिनेट करके उनके हवाले कर देंगे, ये आप चलाएं, ठीक है, उनका काम है। तो सालाना जो ऑडिट होने हैं, जो चीज़ें होनी हैं, उसने आगे आना है ना। अगर सारे काम गवर्नमेंट नहीं करते रहना तो फिर अथॉरिटी बनानी क्यों, ठीक है ना। फिर तो मैं अथॉरिटियाँ बनाने का मकसद ही ये है कि एक तो काम स्पीड अप हो जाए और एक ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डर जो हैं वो निकल जाए बीच में से। अगर वो ये तो गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेटिक हर्डर ही रहेंगी ना, तो फिर उसका अथॉरिटी बनाने का तो मकसद ही बहुत हो गया, अगर हर बात पे आपने उसी में जाना है। अच्छा, इसमें हम और का वर्ड ऐड कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको चेंज नहीं कर रहे, रूल्स और रेगुलेशंस कर रहे हैं। जिस तरह डिपार्टमेंट ने खुद बताया ना जी कि आपने नहीं, डिपार्टमेंट ने ये प्रपोज किया है, ये मैंने प्रपोज नहीं किया, डिपार्टमेंट ने ये प्रपोज किया है कि रूल्स और रेगुलेशंस पहले भी हम इसी तरह करते, तो हम डिपार्टमेंट से एग्री करते हैं। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है सर, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है, इसके ऊपर कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, तो वी स्टैंड बाय इट। बाकी सर अगेन आप बख्तियार हैं सर। नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, यू आर हियर टू असिस्ट अस एज अ कमिटी। मैं वही चीज़ इंसिस्ट कर रहा हूँ सर कि ये एक पॉलिसी चॉइस है, इसमें लीगैलिटी इलीगैलिटी का इशू नहीं है। इसका जो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप बाय द रेगुलेशंस को ओमिट कर दें, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड आ जाएगा। तो प्रेस्क्राइब की डेफिनेशन में है कि वो रूल्स और रेगुलेशन दोनों को कवर कर लें। सर ये अगर डायरेक्शन हो जाती है तो वी कैन डेफिनेटली। इसमें आपकी इजाज़त से सर, इसमें जब आप 7 पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आप डायरेक्टर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है उसका तरीक़ेकार भी पढ़े। मेरा उसमें कहने का मकसद ये था कि डीजी का भी ये जो है खुद बैठ के अथॉरिटी फिर फैसला करेगी चीफ मिनिस्टर के लिए कि उन्होंने किस बंदे को वहाँ पे रखना है। उसका तो इख्तियार ही खत्म हो गया ना सर गवर्नमेंट का। मैं इस वजह से चाह रहा था कि वहाँ पे रूल्स आ जाता। इसको ज़रा पढ़ें सर, 7 ज़रा पढ़िएगा। The Chief Minister shall on such terms and conditions as the authority may determine appoint the Director General of the authority through public advertisement and open competition process है। ये भी जो है प्रोसीजर और पॉलिसी सारी इन्होंने बनानी है ना, तो गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे रह गया? अगर डीजीपी जो है वो अथॉरिटी ने बैठ के डिसाइड करना है कि उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर गवर्नमेंट की ओवरसाइट तो बिल्कुल ही नहीं ना रहेगी। पार्लियामेंट की तो वैसे ही आपने खत्म कर दी हुई है। जी सर। सर 4 का ए भी देख लें, अथॉरिटी का हेड भी द चीफ मिनिस्टर साहब अपॉइंट करेंगे सर। आपकी पोस्टिंग टेन्योर पोस्टिंग होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि इसके अंदर आपने मेंशन कर दिया वही वाला कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जिस दिन चाहें उसको फारिग कर सकती।
तो उसकी अपॉइंटमेंट का फिर इतना ज़्यादा आपने एडवर्टाइजमेंट वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करके पेपरा रूल्स को अडॉप्ट करने के बाद आप एक बंदे को लगा रहे हैं और जिस दिन वो चाहेंगी उसको फारिग कर देंगी, तो ये तो फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए जो बंदा भी काम करना चाहेगा इंडिपेंडेंटली उसको तो नहीं आप काम करने देंगे। सर मैं माजरत के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, उस वक्त उसको हटाया जाएगा जब वो काम नहीं कर रहा होगा। सर उसका क्राइटेरिया तो मेंशन कर देना सर कि उसकी आप टर्म्स उसका एंड कंडीशन सर आ जानी है ना, ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन सब सेक्शन 1 में लिखी हुई हैं। इसमें नहीं आ रही ना। कल मैंने लास्ट मीटिंग में पामरा के वाले से पूछा था, 6 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने रिमूव कर दिए और उसमें सिर्फ एक एलिगेशन था कि उन सब ने जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहे और करप्शन के चार्जेस हैं। वो 6 के 6 ज़िलों के लोग इन्होंने हटा दिए। मैंने फिर इनसे सवाल किया कितने लोग काम कर रहे थे इस टाइम पे, उन्होंने कहा जी पूरे पंजाब में 6 ही काम कर रहे थे। मैं कहा वो 6 के 6 ही करप्ट थे। तो नहीं, और करप्शन की इंक्वायरी सर होनी चाहिए, उसका कोई प्रोसीजर रखें कि हर 6 महीने बाद उनका ऑडिट होगा। साई साहब एज राइटली पॉइंटेड आउट, इस पे आपने ये पॉसिबल मैं तो नहीं समझता कि किसी को विद इन स्पर ऑफ मोमेंट विदाउट एनी रीज़न फारिग कर दिया जाए। नहीं सर, अभी कुछ तो जो सीरियस कमरा रीजन वाले होती किए हैं, हैं, माजरत के कुछ साथ सर ऐसे मैं आपकी बात मामला कर रहा हूं, होते वो हैं सिर्फ और सिर्फ जिसकी 6 वजह बंदे से इसलिए उनको फारिग हुए हटाया कि जाना PTI ने जरूरी appoint किया होता हुआ है। था। उसके अलावा उनका कोई कसूर नहीं था। वो हमारी गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए थे, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी इनके लगे हुए हम फारिग करते रहेंगे। उसका कोई ना कोई नहीं सर, कोई तो क्राइटेरिया रखो ना सर। सर दूसरा जो अदरवाइज एक और ऑप्शन होता है कि हम एक बड़ा लंबा चौड़ा क्राइटेरिया दे दें कि ये होगा ये होगा ये होगा तो फिर इसको फारिग करेंगे। वो क्राइटेरिया कभी नंबर 1 पूरा नहीं होता। नंबर 2 उस पर आप करें तो वो चैलेंज करके कोर्ट में 2-2, 3-3 साल तक वो मामला रखते रहते हैं और अथॉरिटियाँ जो है अपनी जगह पे पैरालाइज्ड हो जाती हैं। 3 साल रख दें, 2 साल रख दें, साल रख दें, 5 साल रख दें, जिस तरह आप लोग कंफर्टेबल हैं, बट एटलीस्ट एक बंदा जो काम करने के लिए आया उसको पता तो हो ना कि जी मैंने इतनी देर के लिए यहाँ पे बैठना है। सर इसको वैसे जो डीजी की पोस्ट है इसको ये थ्रू ट्रांसफ़र जो है ना फेल होने चाहिए। अगर कोई थ्रू ट्रांसफ़र या थ्रू कोई सिविल सर्वेंट जो है वो एसएनडी लगाए। बाकी चूँकि हमारे प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स हैं, बोर्ड है इतना लंबा चौड़ा, तो इस केस में डीजी की पोस्ट के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि इसको थ्रू ट्रांसफ़र होना चाहिए। फिर उसमें क्राइटेरिया यही तो गुजारिश है कि आप क्राइटेरिया जो है ग्रेड मेंशन कर दें। इसमें देखें अगर हमने हर एक पोस्ट के ऊपर ब्यूरोक्रेसी से पोस्ट करके ही लगाना है, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि जो अथॉरिटी की ऑटोनॉमी है वो किसी हद तक वो देखें आपका बोर्ड है ना, ऑटोनॉमी तो बोर्ड के पास है, बोर्ड चेयरमैन है। मुझे आप एक काम मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, मुझे आप वहाँ से रिज़ाइन करवाएंगे, मैं यहाँ पे आके CV देने के बाद अगर काबिल कबूल लगता हूँ आपको, मैं बैठता हूँ, अगले दिन मुझे आप फारिग कर देते हैं तो मेरा फ्यूचर क्या है? अगले दिन ऐसे फारिग नहीं होगा ना, क्योंकि उसके पीछे कोई तो चीज़ बताएं ना हमें, सर किस तरीके से आप कर सर मैं अर्ज करूँ, मैं किसी सर कुछ तो सर उसको सिक्योरिटी हो ना, एक बंदा आके काम करना चाहे तो काम तो कर सके ना। आप उसके ऊपर चेक्स का एक मैकेनिज्म रख दें कि जी ये इतनी देर के बाद हम इसके फाइनेंशियल ऑडिट्स भी करेंगे, ताकि अगर कोई एम्बेजलमेंट हो उसके अंदर उसको बुक कर लिया जाए, उसकी जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका ऑडिट होगा, अगर परफॉर्मेंस उसकी ठीक नहीं होगी तो इस बेस पे वो फारिग किया जा सकता है। ये कौन सा तरीका है कि जी चीफ मिनिस्टर साहब अगर जिस दिन दिल करेगा वो बंदा घर चला जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड प्रोविजन है। सर अगर एक चीज़ गलत हो रही है तो सारी ज़िंदगी के लिए हमने उसको अडॉप्ट करना? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि सर आप टेन्योर पोस्टिंग नहीं कर सकते या टेन्योर फिक्स नहीं कर सकते। आपने वही डेफेमेशन वाली फिर एग्जांपल आ जाती है कि असेंबली से पास करवाया है, उसके अंदर जुडिशल अपॉइंटमेंट जो आपने की है उसका आपने टेन्योर फिक्स किया है कि इतना टेन्योर है, और उसको रिमूवल का प्रोसीजर भी आपने असेंबली के अंदर शेयर किया था बिल के अंदर कि जी अगर उनका होगा तो उनकी आप जो है परफॉर्मेंस हर साल बाद उसका ऑडिट होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होगी तो उनको फारिग कर दिया जाएगा। उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस वक्त तक सर्व करते हैं जब तक चेयर की रजामंदी उन्हें हासिल है। वो प्राइवेट शोबे में भी यही होता है, पब्लिक सेक्टर में भी यही होता है, यही होता आ रहा है। अगर मुमकिन नहीं होगा, देखें जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये एकेडमिकली तो बहुत खूबसूरत बात है जो आप कर रहे हैं, ये आइडियलिज्म वाली बात, लेकिन अमलन यहाँ तो ये होता है कि आप के पास पूरा इख्तियार भी होता है, आप उसे फारिग करते हैं, अगले दिन वो स्टे लेके, ये ट्रांसफ़र पे लेकर स्टे लेके अगर 7-7 साल नहीं छोड़ते, तो ये तो पोस्टिंग है जिसने ये वो ऑप्ट करनी है ना जॉब, उसकी कोई टर्म्स कंडीशन होनी, वो टर्म्स एंड कंडीशन में उसने अपने आप को सिक्योर जहाँ फील करना है तो उसने उसे ऑप्ट करना है। अगर वो फील नहीं करेगा तो वो क्लास 1 की जो पोस्टिंग होगी तो वो इस तरह होती नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ कहीं कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कहीं, तो फिर वो
ज़रूरी होता है कि किसी के पास ये इख्तियार रहे कि वो उसको जो है वो फारग कर ले। ये कर सकते हैं कि उसकी रिकमेंडेशन रख दें कि वो रिकमेंडेड बाई बोर्ड या चेयरमैन वो रिकमेंड करे उसके लिए, तो फिर वो कर दे, इस तरह की प्रोविजन डाल लें। तो ये ऐसा नहीं, उसके तो मैं वही कह रहा हूँ सर, कोई परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ आप कर देना, कर दें, उसमें आ जाएगा, फिर किसी को इख्तियार नहीं रहेगा, फिर हमें इख्तियार आ जाएगा। नहीं हमें किधर से आएगा सर? सर मेंबर में से भी आपके पास तो स्ट्रेंथ 3 होंगे सर, 9 दूसरी साइड पे हैं जो उधर से ही पॉइंट हुए हैं। चलें ऐसे कर लें, ऐसे कर। कंपनी के अंदर तो सर है, लेकिन अथॉरिटी के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं है। चीज़ के रूल हैं, उसके तहत वो चल रही होती है। उसमें प्रोविजन बोर्ड के पास और चेयरमैन के पास ही इख्तियारात होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, वो होते हैं। इस तरह मुमकिन नहीं होता कि जब तक किसी एक के पास इख्तियार ना हो, ये उसको आप ये कर सकते हैं कि बोर्ड की रिकमेंडेशन डाल दें, चेयरमैन की रिकमेंडेशन सब्जेक्ट हो जाएगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनली फिर प्लेयर वाली बात खत्म। हाँ, ये आपके जितने हाईली डेजिग्नेशन हैं, आपके जो होते हैं मिनिस्टर, ये बनते हैं, सॉरी कमीशन भी लोग होते हैं, वो भी उसमें भी वो प्लेयर 2 प्रेसिडेंट होता है कि वो जब चाहे उसे फारग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो आईनी वो करते नहीं करते, लेकिन सिविल सर्विस पे तो भाई किसी का नहीं होता, ठीक है ना। वही कह रहा हूँ सर, जिधर इस्तेमाल नहीं होता उधर और हालात है, यहाँ पे तो डेली बेसिस पे हो रहा है। इसको हम कह रहे हैं कि इस मिसयूज को रोकना चाहिए। कहाँ होता है ये एक प्रैक्टिस है, ये बात जो एक्डेमिकली ठीक है, लेकिन असल में बात यहाँ जिस एरा में हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें अगर ये नहीं होगा तो फिर तो एक मैस जो फेस क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें चलता रहेगा। वो होना ये इख्तियार रहना चाहिए। तो आप वोट करवा दें, जिस तरीके से मेजॉरिटी का वोट होगा उस तरीके से आप कर लीजिए। जी ठीक है, वो नहीं नहीं सर, जिस पे डिफरेंस है उसके कोई मसला नहीं है, वो मेजॉरिटी में आप बैठे, जो आप डिसाइड करेंगे होना तो वही सारे मेंबर्स की ओपिनियन है। जो 5 की बात कर रहे हैं आप, 7 जिस पे भी हम डिस्कस, डीजी की सीट नहीं वो तो भी आगे आएगा अभी। हमने इसको डिस्कस कर लिया ना, आप इस पे करवा लें, वापस फिर चले जाएंगे। अच्छा सर क्या है अमेंडमेंट, क्या प्रपोज है? आना चाहिए, काम ही तब होना। नहीं आना चाहिए अथॉरिटी। तो सर देखिए, पामरा का बोर्ड जो है वो 2 साल नहीं रहा। सानू बड़ी अच्छे दिखा रहे 2008 च, अचानक एकदम पैदा लगा तो सब कुछ खा गया, और फिर कभी रिजाइन मेरी जान छड़ाओ, सानू कहे अगर जान तो अपनी छड़ा, साडी छड़ा हूँ रोले तो ये नहीं थे कि इतने प्रपोजल आई है जी, अमेंडमेंट प्रपोज हुई है। एक बंदा सिविल सर्विस से रखी, बाकी सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं क्लास सर। काइंडली जरा डिकोरम को थोड़ा ख्याल कीजिए। सर सही साहब प्लीज अपनी ना जो अमेंडमेंट है प्रपोज जो कर रहे हैं वो बताएं। सर इसमें जो डीजी की अपॉइंटमेंट है नंबर 7 पे, उसके अंदर जो अथॉरिटी दी गई है 2 के अंदर कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जब चाहें किसी को फारिग कर सकती हैं, उसकी बजाय जो अथॉरिटी बनाई जा रही है उसकी रिकमेंडेशन जो है उसके ऊपर उसको फारिग करने का रिकमेंडेशन ऐड करनी चाहिए सब्जेक्ट प्रोविजन, ठीक है। ये मेरा प्रपोजल जी, ये प्रपोजल है जी। इसमें जो इसके हक में है वो बता दें, और जो इसके हक में नहीं है वो बता दें। जी सर, अगर साहब चीफ मिनिस्टर की डिस्पोजल पे होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर और मुझे रिटर्न जा रहा हूँ, किस तरह काम नहीं साहब, चीफ मिनिस्टर अथॉरिटी जी, चूँकि मेजॉरिटी इसके हक में है कि विद द प्लेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर होगा, तो इसलिए हम ये बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। आज 5 पे वापस आ रहे हैं। सिर्फ 5 पे मोरलेस सारे फंक्शंस हैं जो है ना वो अथॉरिटी परफॉर्म कर रही होगी। उनमें प्लान टू यूटिलाइज द लैंड ऑफ द अथॉरिटी फॉर रेवेन्यू जनरेशन एंड क्रिएशन इज ई establish and maintain an effective system for monitoring, supervision and control of functions of the authority. F. Provide platform to farmers, producers and and stall holders to sell their products to end users or to any other person running business in a Sahulat Bazaar. G.
levy fee, rent or charge for providing the space for stalls, security and allied facilities in the Sahulat Bazaars. H. Establish Sahulat Bazaars at suitable places in our district and to designate any place or existing facility as a Sahulat Bazaar. So, sir, I enter into contracts, agreements, and MOUs with governmental or NGOs, public or private institutions, persons, authorities, associations, societies, and corporations to carry out the purposes of the Act. J. Seek assistance from any department, agency, organization, or body of the government for carrying out the purposes of the Act. K. Consider and approve annual and revised budget estimates and to reappropriate funds from one major head of expenditure to another and to appoint internal and third-party auditors. L. Develop and implement human resource management policies and system. M. Assess, identify, create, increase, decrease, designate, and redesignate, upgrade, post, and prepare and execute the internal job posting regime. N. Lay down qualifications and criteria for appointment of its employees and implement a transparent and objective evaluation process for appointment of the employees. O. Take disciplinary action against its employees in such manners as may be prescribed through regulations. P. Suspend its employees in such manners as may be prescribed through regulations. Q. Lend or borrow any of its employees or employee of any other department or authority on deputation basis as per the policy of the government, or transfer or post any employee against any post in any entity administered by the authority. S. Appoint or with or without remuneration such advisors, consultants, experts, interns, and other staff as it may deem appropriate. T. Impart training to its employees for purposes of better performance and service delivery. U. Establish roles, jurisdictions, and job descriptions of the employees and devise mechanism of performance appraisal of employees. V. Take measures to establish and अच्छा, इसके maintain. अंदर बहुत सारे जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो लोकल गवर्नमेंट की आप कर रहे हैं उसको सर, तो उस पर तो बहुत फ़र्क आएगा। लोकल गवर्नमेंट भी जो है उसके अपने ऊपर कर रहे हैं। सर, इसमें बेसिकली वो जो सहूलत बाज़ार है ना जी, किसी न किसी शक्ल में लोकल गवर्नमेंट्स भी उनको किसी टाइम्स में जो है वो लगाती रही हैं। अब वो जो ये अथॉरिटी बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जहाँ पे भी वो सहूलत बाज़ार बेशक वो एग्जिस्टिंग है या न्यू लगने हैं, उनका तमाम प्रोसीजर्स को इस फंक्शंस में उन्होंने जो है ना वो लिख दिया है कि कल को हमारी लोकल बॉडी की भी इलेक्शंस भी होंगे, वो थोड़ा जी नए वाले बिल में भी है ये। सर, वो जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ना जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल कि उनकी शॉप्स भी होती हैं, उनके और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो उनको रेगुलेट कर रहे होंगे। तो ये सिर्फ जो है वो विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द सहूलत बाज़ार्स है। तो फंक्शंस मोर और लेस जब आपने उनको रेंट आउट करना है या उनके ऊपर कोई फ़ीस को प्रेस्क्राइब करना है, उनको मेंटेन करना है, तो मोर और लेस चीज़ें तो एक तरह की ही सर होंगी ना। लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के कस्टोडियन हैं और ये जो अथॉरिटी है ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से डील कर रही होगी सर। इन दोनों में कोई क्लैश आने का चांस? नहीं सर, वो दोनों की प्रॉपर्टी दोनों की सर वो एक तो जुरिस्डिक्शन भी डिफरेंट है और प्रॉपर्टीज़ जिसके ऊपर वो अपने इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे वो भी डिफरेंट हैं सर। सॉरी सेक्टर साहब, आपकी मैं बात काट रहा हूँ। इसके अंदर फिर वही चीज़ आ गई जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन है वो तो डिफाइंड ही नहीं है ना दोनों की। अभी लोकल गवर्नमेंट का जो नया एक्ट आ रहा है, जो मेरे पास प्रपोज्ड बिल है, उसके अंदर भी यही पास दी हुई है और जब आप भी वही पास ले रहे हैं तो हमारे पास इसलिए हम चाह रहे थे कि बिल के अंदर अगर कोई चीज़ हमें आपकी क्लैरिटी के साथ पता लग जाती तो वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जी उनके पास क्या इख्तियार होगा, आपके पास क्या होगा। आपने तो बैठ के सारा कुछ रूल्स के अंदर और रेगुलेशंस के अंदर खुद ही अभी बनाना है और डिसाइड करना है कि आपने कौन सी पास जो है वो यूज़ करनी है।
सर जहाँ तक फंक्शंस की बात है, इसके अलावा और तो जाहिर सी बातें होनी ही नहीं है, वो एक्ट के अंदर है। लेकिन जहाँ तक डुप्लीकेशन की बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर सहूलत बाज़ार का कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है बाज़ार का जिक्र हो, यहाँ पे हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है। ये आम बाज़ार की हम बात नहीं कर रहे, ये स्पेसिफ़िकली सहूलत बाज़ार की बात हो रही है। जो आप हमारे गली मोहल्लों में या ये मार्केट्स हैं, ये उनकी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फार्मर्स को या इस तरह के उनको एक स्पेसिफिकली जगह के ऊपर स्टॉल्स लगाने की बात हो रही है, उनको जगह देने की बात हो रही है और उनकी मैनेजमेंट की बात है। तो दोनों हाँ मिक्स नहीं है, ये अलग अलग है। सर इसमें जो डिफरेंट उन्होंने शुरू में हमने पढ़ा वो उसमें मुख्तलिफ तरीके से जहाँ तक बाज़ार को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, वो हो सकता है गवर्नमेंट या अथॉरिटी ये समझती है कि हमें इस एस्पेक्ट को भी लेके आना चाहिए। ये सब बिजनेस प्लान के अंदर आएगी ना चीज़ें सारी सर, वो हो सकता है, लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट के डोमेन को इन्क्लूड नहीं करना। सहूलत बाज़ार जो बाज़ार है उसकी डेफिनेशन शुरू में लिखी हुई है, जो एक्ट के तहत आपके कायम किए जाएंगे वही सहूलत बाज़ार कंसिडर होंगे, बाकी सब ऑर्डिनरी बाज़ार होंगे। सर उसमें राव साहब शेख साहब को खुद नहीं पता, वो यही तो अर्ज कर रहे हैं कि हो सकता है कल को जो भी डिसाइड करेगी अथॉरिटी, जो इनका दिल करेगा उसको कर लेंगे। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਲਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ है। नहीं मैं अर्ज करता हूँ सर, डिपार्टमेंट का पूरा दसो ना, उसको कमोडिटीज़ में आता है ना जी मामला। सर मैं अर्ज करता हूँ डिपार्टमेंट का पूरा नाम है प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो अब उसमें तमाम कमोडिटीज़, बेसिकली इशू ये था कि कमोडिटी ऑपरेशन जो है उनको एक जगह पे पार्क किया जाए ना, कि जिसमें उनकी सप्लाई से लेकर उनकी प्राइसिंग तक हर चीज़ को जो है वो कैटर फॉर किया जा रहा हो। तो इस वजह से ये फिर वो फूड की जगह पे नया महकमा लेके आए। कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी चीज़ें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी जो है वो कैरी की जी सर। डिपार्टमेंट के जी आप आगे सर आगे चल सर डब्ल्यू खाला साहब मैं फिर दरमियान सेक्शन 6 आज बिल फिर उर्दू है। बिल है सर मेरे को तो उर्दू है, मेरे को तो है। ये तो मेरे सवाल आ उर्दू दे बिल किथे सर सर सेक्शन 6 कदा खपी जाने अंग्रेजी ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। तुम्हें 4 बजे वापस भी जाना है जी सर, सर एजेंडा है आ जाए कमेटी जी सर ब्रीफ दे दें मीटिंग्स ऑफ सर ये जो है ना इन्होंने लिखा है वंस इन अ मंथ एट सच टाइम एंड प्लेस, जो कि वो चाहें तो वंस इन अ मंथ भी जो है ना वो ठीक है, और जब भी उनको ज़रूरत हो मीटिंग्स करने की। सर डीजी वाला भी सर डिस्कस हो बिल लेना ही नहीं बगैर सर डेलीगेशन ऑफ पावर्स। सर जो अथॉरिटी होती है ना सर, वो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है। उसमें दो तरीके से डेलीगेशन होती है, एक तो वो एक कुछ मेंबर्स की कमेटी बना के उनको भी पावर्स डेलीगेट कर देते हैं, और जो रूटीन की पावर्स होती हैं वो नॉर्मली डीजीज़ को डेलीगेट की होती हैं, तो उसके लिए वो रेगुलेशन सर अलग से बन जाती है। नहीं सर उसमें मेरी गुजारिश सुनिए कि ये 8 के साथ जब आपने 6 जिस तरह पहले पढ़ा है, अगर महीने में एक दफ़ा मीटिंग हो रही है तो मेरा ख्याल है उधर ही पावर्स रहनी चाहिए, डेलीगेशन की ज़रूरत नहीं इतनी कोई रह जाती। सर इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है तो इसमें भी बेसिकली पावर्स अथॉरिटी की हैं, लेकिन उन्होंने डे टू डे जैसे कोई ट्रांसफ़र का इशू है तो वो डीजी उसको कर रहे होंगे, जैसे कोई रूटीन में कोई बिल पास होना है उसको डीजी कर रहे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसके जितने भी अकाउंट्स और मैटर्स हैं उनको अथॉरिटी जो है वो रिव्यू कर लेती है, उनका एक ऑडिट कर लेती है। सर किसी काम के लिए अथॉरिटी को भी रहने दें, हर चीज़ जो है वो डीजी चेयरमैन को ना दे दें। ये साई साहब ये कहीं नहीं होता। तमाम अदारे यूनियन काउंसिल से लेके चीफ मिनिस्टर तक कुछ पावर्स डेलीगेटेड होती हैं, कुछ हाउस की पावर डेलीगेट हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। ठीक है, उसके बगैर निज़ाम रोज़मर्रा का चल नहीं सकता। वो एक महीने आज ट्रांसफ़र होनी है, आज कोई एक्शन लेना है, एक महीने बाद मीटिंग होगी, तो ये मुमकिन नहीं होता। किसी भी अदारे को चलने के लिए कुछ इख्तियारात एक चेयर के पास होते हैं, वो उनको एक्सरसाइज करती है, ये है, उसके बगैर निज़ाम ही नहीं चल सकता। ये
रहना है, ऐसे ही रहना चाहिए। जी आगे आ जाए प्लीज। सर 9 में कमेटीज़ द अथॉरिटी मे कॉन्स्टिट्यूट कमेटीज़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो कुछ मेंबर्स की कमेटीज़ बना देते हैं कि जो सर पब्लिक सर्वेंट्स ऑल पर्सन एक्टिंग एंड सपोर्टिंग टू दिस एक्ट वो पब्लिक सर्वेंट कंसिडर होंगे। सर 11 में फंड ऑफ द अथॉरिटी है, तो फंड ऑफ अथॉरिटी जो है वो उसको कहा जाएगा पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी फ़ंड। और इसमें जो है ना, एक तो नॉर्मली भी सर ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको ग्रांट्स दी जाती हैं और ग्रांट रिसीव फ्रॉम एनी अदर अथॉरिटी, किसी और अथॉरिटी ने उनसे कोई काम करवाया है उसके तहत डोनेशंस बाज़ जो है वो दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फ़ीस जो वो ले रहे होते हैं, रेंटल्स वो ले रहे हैं, इनकम्स फ्रॉम लीज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और जो फंड फ्रॉम फ्लोटिंग बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट्स जो हैं, ये सारे वो जो है ना वो फंड्स का बनाएंगे। सर एक दो चीज़ें आगे हैं देखने वाली ज़रूरी है वो। सर वो तो ये बैंक अकाउंट ये आप क्यों सरकारी बैंक में क्यों नहीं कर रहे जी इसको? वाई नॉट पंजाब बैंक का? सर शेड्यूल सर चले वैसे आगे आ जाए सर बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाए। सर अकाउंट्स का भी हो गया, उसके बाद बजट। सर बजट भी अथॉरिटी अप्रूव करती है। ऑडिट सर ये तमाम अथॉरिटीज़ में इस तरह से होता है कि एनुअल एक ऑडिट जो है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी करवाया जाता है। सर सक्सेशन एंड वैलिडेशन ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दीज एक्ट्स ऑल एसेट्स। सर ये जो पहले कंपनी बनी थी उसके तमाम एसेट्स जो है ना वो इसको ट्रांसफर अथॉरिटी को हो जाएंगे। ये सारी प्रोविजंस उन्हीं को डील कर रहे हैं। सर लैंड एक्विजिशन, द एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड जो अथॉरिटी के लिए जिसकी ज़रूरत है वो लैंड एक्विजिशन के पर्पजेज जो है प्रोविजंस के तहत ही जो है ना वो गवर्नमेंट ऐसे ही सर एक्वायर कर रही होती लैंड। पावर्स टू इजेक्ट अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स। सर ये भी अथॉरिटी के पास जो है वो पावर है कि वो जो है ना पुलिस की असिस्टेंस से जो भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट वहाँ से नहीं छोड़ रहा तो उसको वहाँ से इजेक्ट कर सकते हैं। सर अपील्स की प्रोविज़न है, उसके बाद रिकवरी ऑफ फाइन्स है। तो महकमा ही है ना तो अलावा जड़ा एडजस्टमेंट वास्ते खड़ा कीता अनऑथराइज्ड पैरा सर जो ना इधर रखे है अथॉरिटी अगर ये समझती है कि ये फंक्शन पैरा को देना चाहती है तो उसके शेड्यूल में ये आ जाएगा, फंक्शन वहाँ चला जाएगा। ये आप 23 पे आए। 23 पे सर इंडेमनिटी नोट सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शेल लाई अगेंस्ट द अथॉरिटी चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफिसर्स और employees of authority or any other person exercising any powers or performing any function under the act or the rules or regulations made there under for anything done in good faith। सर ये एक जेनेरिक अब आप नंबर 3 का जो है ना सेकंड पार्ट वो पढ़िए सर 23 का सेकंड थर्ड No government department or agency shall initiate any inquiry or investigation against the official conduct of नहीं any नंबर of 3 का नंबर 3 क्लास 3 पे जा रहे हैं जी नहीं शुरू पे आ जाए। ये क्लास 3 जी क्लास 3 का सब क्लास 2 सब क्लास 2 क्लास 3 सब क्लास 2 द अथॉरिटी शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट। ये वाली बात कर रहे हैं ये सर इसका 2 पढ़े ना जी। द अथॉरिटी शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड Contradictory. with power subject to the provisions of the to acquire and hold property both movable and जरा माइक खोल लीजिए ना अपना, आपकी आवाज़ आ रही है। sorry मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। द अथॉरिटी शेल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील विद पावर सब्जेक्ट टू द acquire and hold property both movable and immovable and may by the said name sue and be sued। जी अभी दोबारा 23 से देख लें। ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है जी। इसमें सर अगर काइंडली पॉइंट आउट कर दें तो क्या कंट्राडिक्शन सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है अथॉरिटी को डिफाइन आप कर रहे हैं कि उसको आप सू कर सकते हैं और वो सू कर सकती है। यहाँ पे जो है आप तमाम ऑफिसर्स को, चेयरपर्सन को, मेंबर्स को सबको इंडेमनिटी दे रहे हैं, इवन अथॉरिटी को भी इंडेमनीफाई कर रहे हैं कि जी उनके एक्शंस जो हैं वो ऑब्वियसली ज़ाहिर सरकारी मुलाजिम सियासतदान तो हर काम उल्टा करते हैं, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका हर काम ही गुड फेथ में हो रहा होता है।
तो उस वजह से आपको तो हम फिर कहीं जाके अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं सकते। सर मैं अर्ज़ करता हूँ जो जनाब कह रहे हैं, अगर सब सेक्शन 2 इसी की पढ़ें तो इटसेल्फ उसको क्लैरिफाई कर रही है। क्या सर? सब सेक्शन 2 में ये क्लियर है सर, कि कोई भी डिपार्टमेंट, नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी शैल इनिशिएट एनी इंक्वायरी or investigation against the official conduct of any of the employees of the authority without prior approval of the authority. It means कि अथॉरिटी के मेंबर्स उसके एम्प्लॉयज़ के खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है अगर वो गुड फेथ में नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको कोर्ट नहीं ले के जा सकता, मैं आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट जो है गुड फेथ में सर मेरी गुजारिश इसके अंदर ये है कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आपकी मर्जी के बगैर आपके खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकती। इजाजत सर मींस के अथॉरिटी के नॉलेज में लाया जाएगा कि जी आपके इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट ये केस है। अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी का मतलब ये है कि आप अगर इजाजत नहीं देंगे, आपका बोर्ड अप्रूव नहीं करेगा तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में जब वो दावा करने जाएगा पहले आपको आपकी अब मर्जी की रियासत हम बना के दे दें, आप जो चाहे करते रहे वहाँ। जो गुड फेथ वाली क्लास है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली रिगलाइज्ड है। सर इंक्वायरी में चीज़ें सामने आती हैं ना कि इसके पार्ट के ऊपर ये डेफिशिएंसी है। सर आज तक सरकारी मुलाजिम किसी ने कोई काम जो है वो मैल इंटेंशन से किया था? सर ये जो कुछ हमारे साथ आजकल पीटीए के साथ भी हो रहा है, ये भी गुड फेथ पे हो रहा है सारा कुछ। सर लेट मी एक्सप्लेन सर। गलत काम तो आप कर ही नहीं सकते। सर गुड फेथ सर गुड, एक तो गुड फेथ की डेफिनेशन मौजूद है, दूसरी बात है कि गुड फेथ का फैसला अथॉरिटी ने नहीं करना। अगर आप मुझे फर्स्ट के आइंद अथॉरिटी सर आप मुझे सू करना चाहते हैं, आप कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में फैसला हुआ गुड फेथ था कि नहीं था, ये मैं फैसला नहीं कर सकता। सर कोर्ट का काम भी खत्म कर दिया ना हजूर। नहीं इजाज़त का इशू नहीं है हजूर, मैं अल्लाह की अदालत में आपको लेके जा सकता हूँ, 26 पढ़े, उसमें जुरिस्डिक्शन ही आपने बाहर कर दी है सिविल कोर्ट की भी। ना मैं स्टे ले सकता हूँ ना कुछ और, मैं अल्लाह की अदालत में जिस दिन जाऊंगा उस दिन आपका कर लूँगा। सिविल कोर्ट shall not entertain a suit or application for the grant of injunction against any proceeding taken on order made under the act। सर ये स्टैंडर्ड प्रोविजन है, हर अथॉरिटी के लॉ में आप देखिए यही प्रोविजन है, हर अथॉरिटी की जो ऑलरेडी गलती से सर मैंने लॉ कर दिया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम जैसे कोई बंदे जिन्होंने वकालत पढ़ी हुई है कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई कर दें, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरीके से सर जुरिस्डिक्शन जो है वो जब तक किसी कोर्ट की नहीं हो सकती, आप उससे बेहतर जानते हैं सर इस चीज़ को, जब तक उससे लॉ ग्रांट नहीं करता। इसमें और बाकी तमाम कानून में ये बार किया जाता है, लेकिन कोर्ट्स फिर भी अज्यूम कर लेते हैं। सर एजम्पशन के ऊपर ना रहे, फिर हम एक चीज़ जिसको ना अदालतों ने मानना है, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, तो हम इसको डालते क्यों है इस क्लॉज को? तो पर्पस होना चाहिए ना सर। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो सर लिखा जाता है सर, हम गलत कर रहे हैं ना सर। अगर हमारे बुजुर्ग हिंदू रहे हैं तो अभी हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमें तो उधर ही रहना चाहिए। ये ना डालने का मकसद ये हो जाएगा कि हम उससे एग्री करते हैं सर, वी डोंट एग्री विद दिस थिंग। कोर्ट्स अगर अज्यूम करती हैं तो वी डोंट एग्री, लेकिन ये ना डालने का मतलब होगा हम एग्री कर लेंगे सर उससे, वी डोंट एग्री विद दैट सर। सर अगर गुड फेथ वाली प्रोविजन ना हो तो जलाद भी वो कंडा नहीं खींचेगा। नहीं हमारे लिए तो कर रहे हैं सर, गुड फेथ में ही कर रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ कि आप गलत करते हैं। एक तो बार जो तभी आगे अगले को हैंड करता है, नोट कर ले, बाकी यही इंडेमनिटी है। आपके पास अमेंडमेंट्स आ गई हैं सर, इंडेमनिटी के ऊपर भी और उसके ऊपर सिर्फ 2 एतराज नोट कर लें, बाकी जिस तरीके से आपको बेहतर लगे। अमेंडमेंट्स हो गई हैं, वो आपको प्रपोज कर दी हैं, कुछ हमारी यूनानिमस हो गई हैं जो अच्छी बात है। और नहीं ये वाला वो एम्बिग्विटी वाला आपने क्लियर नहीं किया सर यही वाला स्टैंडर्ड उस पे जी हमने इनको सर कोई भी कानून उठा के देख नहीं, लें, उस पे हमने अलग से नोटिस कर दिया है। सेक्टर मेरी इसमें गुजारिश सुन लें, आपके बाद भी यहाँ पे कोई लोग आएंगे, हम पिछले अफसरान को जब खुद सीट पे बैठते हैं तो उनकी नलायकियों के किस्से बताते हैं कि वो ये कर गया, वो ये कर गया। कम से कम आपके बाद जो बंदा आएगा तो वो आपकी तारीफ करेगा, हमारा तो किसी को नहीं पता लगेगा कि हमने भी कोई इनपुट दी थी। ना अमजद साहब का पता लगेगा, ना मेरा, ना लगारी साहब का, ना राव साहब का, किसी को नहीं पता होगा। उधर जाके ये जरूर होगा कि यार कम से कम पढ़ा लिखा बंदा इस सीट पे बैठा हुआ था, उसने कोई शफकत कर दी है, कोई तो चीज़ ठीक बना के। सर जनाब की वजह से 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आया है, अच्छी सजेशन थी, हम सब ने उसको एग्री किया है। अच्छा जी, हम ये अल्टीमेटली उसका क्रेडिट भी आपको जाना है, हम उसके क्रेडिट के लिए भी नहीं बैठे होंगे सर। हम भी यहाँ पे आपने हमें तो सर एक इलेक्शन के अंदर भी उठा के फेंक देंगे, आपने इंशाल्लाह 60 साल पूरे करके ही जाना है ना घरों को। सर आप कम से कम को काम ऐसा कर दिया जो याद रहे। सर हम यहाँ पे सब के सब गुड फेथ में बैठे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। ये हम मैं आपको बता देता हूँ जो अमेंडमेंट्स हमने की हैं। एक तो हमने टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हमने ऐड कर दी है। 2 मेंबर्स से पहले प्रपोज्ड, उसमें एक फ़ीमेल था, एक मेल था। हमने टोटल 3 मेंबर्स कर दिए, जिसमें एक अपोजिशन से होगा और एक कोई भी मेंबर हो सकता है और एक खातून मेंबर होंगी। एक हमने जो अपॉइंटमेंट की बात की थी कि डीजी की अपॉइंटमेंट और रिमूवर फ्रॉम द ऑफिस,
तो वो कमेटी ने उसके अगेंस्ट वोट किया है, तो वो हम अमेंडमेंट उस पर नहीं हो सकी। बाकी इन अमेंडमेंट्स के साथ जो है वो बिल्कुल इस कमेटी से मंजूर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं हाउस को। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा एजेंडा है जी अमजद अली जुवैद साहब का जी क्वेश्चन बड़ी देर से चलता आ रहा है, इसको आज हमने इंशाल्लाह जी जी इसको आज हमने जी देखना है कि इसको फाइनलाइज करना है, और शुगर मिलों का देखना है जी वो क्या कर रही हैं। वो है जी हमारे पास शुगर केन का एक्ट मौजूद है, वो मैंने मंगवाया था। उसी एक्ट की कॉपी दे देना। मुझे लेटेस्ट जो अभी एक्ट है विद अमेंडमेंट्स वाला वो निकाल के देना। नहीं इनू कर लीए जी, असी इनू बड़ी देर तक लैके चल रहे हैं, हाउस 3-4 बार एक्सटेंशन भी ली है जी। बाकी सारे कहते हैं जी चलो सानू तो वैसे अच्छा लगता, तुम साढ़े मेहमान बनते हो। चलो जी इसको पेंड कर रहे हैं जी हम क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पेंड कर रहे हैं और ब्रीफिंग को हम पेंड कर रहे हैं। केन कमिश्नर साहब भी अच्छी बात आती रहेंगी, मुलाकात होती रहेगी इनसे, लेकिन इसके ऊपर हमारी बड़ी रिजर्वेशंस है। मैं वो आपका एक्ट पढ़ा है, कुछ बातें आपकी तरफ से बताई गई थी पहली मीटिंग के अंदर, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस उसको करने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं फार्मर्स के लिए, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उस मुताबिक चीज़ें नहीं चल पा रही। फाइन सर। लोगों का करोड़ों अरबों रुपया गरीब किसानों का, वो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। हमने इसको भी आज के लिए हम पेंड कर रहे हैं और नेक्स्ट मीटिंग हम जल्दी कॉल करेंगे, जिससे आपके साथ उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें ज़ाहिर क्लॉज है थे जो प्राइस फिक्सेशन की वजह से आपकी अथॉरिटी कम हो गई थी, मैंने वो सारी रीड की है उसकी, लेकिन हम उसको देखेंगे। फाइन सर। उसके ऊपर फिर हम बेहतर रिकमेंडेशन भी देंगे आइंदा करीब। प्राइसेस हाई का पिछले 5-7 दिन से आ रही है जी, रमज़ान भी आ रहा है और मुसलमान तैयार हो गए और हैं। बड़ी तेज़ी के साथ उसमें हाई आ रही है, उस पर ये क्या कर रहे हैं महकमे वाले? खुसूसन जो शौकत राजा साहब का भी एक दिन चिकन के हवाले से था जी, अब उसमें पहले इनके पास एक वो एक्सक्यूज़ लेते थे कि वो सोयाबीन की इंपोर्ट बंद कर दी है, अब तो वो भी खुल गई है, तो क्या वजूहात हैं? डिपार्टमेंट बताइए जी। आलू फलों के रेट इतने ज़्यादा हो गए, 600 से 900 रुपये तक दर्जन किन्नू है, गरीब आदमी कैसे खाएगा? रोज़े हैं। डिपार्टमेंट बताइए जी इस हवाले से, क्या फल हमारा डिपार्टमेंट कैसे केला एक्ट कर 300 रहा रुपये है? दर्जन हो गया, ये 3 दिन पहले की बात है। और वो मौजूद है नहीं हमारे 250 रुपये किलो हो गया। अच्छा तो जरा ही बोला ये हज़ारों नहीं यार जाती यार, मैं तो मान सुन के एक बार मैं कहा तू पागल है, तू मैनू इन्ना रेट दस रहा ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਇਧਰ ਹੀ ਮੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ केला भी खत्म नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट जी रहने ना मैकेनिज्म कोई नहीं, मैकेनिज्म कोई नहीं यार, स्टोरा से जा रही है। सर मैं अर्ज़ करता हूँ इसमें 2 चीज़ें, एक तो प्राइस कंट्रोल के मैजिस्ट्रेट भी पूरे पंजाब में जो है वो नोटिफाई हो चुके हैं, और
सीएम साहबा ख़ुद भी जो है वो शी शोज़ मच कंसर्न फॉर दिस, और वो ख़ुद भी प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड और कमोडिटीज़ की सप्लाई के हवाले से मीटिंग्स को सीएस के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा जो है वो अभी पामना का बोर्ड भी सर बन गया है, और उसके अलावा डीजी कमोडिटीज़ जो हैं, बेसिकली जो सप्लाई साइड पे इश्यूज़ आते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिंध से या केपी से या फॉर दैट मैटर के बलूचिस्तान से जो है वो आ रही होती हैं, तो उसकी सारी सप्लाई को ड्यूरिंग रमज़ान जो है इंश्योर करने के हवाले से भी डायरेक्शंस जो है वो मिल चुकी हैं डिपार्टमेंट को। और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो भी फंक्शनल हैं, और रमज़ान की ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स जो हैं वो सीएस जो है वो तरावी के टाइम पे सर वो कर रहे होते हैं। मैं एक मिनट प्लीज, मीटिंग्स की डिटेल नहीं मांगी, आपके पास मेंबर की रिजर्वेशंस आ गई हैं, हमने आपसे वो तफसील मांगी है, उन्होंने तो आपको रेट्स भी बता दिए मार्केट के कि ये रेट्स हैं। मीटिंग तो आप अभी मेरे ख्याल यहाँ से उठ के भी एक करेंगे कोई ना कोई, तो मीटिंग तो इशू नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे आ रहा है। रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है और ये पूरे पंजाब का ये हालात है, हर तहसील का ये हालात है। ये हमारे यहाँ पे तहसील शरकपुर शरीफ से भी मौजूद है, अभी हमने बुलाया हुआ है, मैंने यहाँ पे भी इसीलिए बुलाया है। ये मामला पूरे पंजाब के अंदर चल रहे हैं, तो आपके बाकी जो लोकल गवर्नमेंट के आपके जो ऑफिसर्स हैं जो इसके ऊपर कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट सॉरी, तो उनका भी वो देखते हैं, वो तकरीबन वो भी यूट्यूबर्स बन गए हुए हैं, उनकी सारा दिन हमें वीडियोज़ ही नज़र आती हैं। वो नान वाले के अगर उसका वज़न पूरा है तो तब भी उसे वो जाके पूछेगा, और वो एक पूरे व्लॉगिंग का सिस्टम मुझे तब सरकारी अफसरान से भी एक मायूसी हो रही है कि ये व्लॉगिंग वाला काम जो है ये इकट्ठा चला दिया, तो वो किस टाइम पे प्राइस कंट्रोल करेंगे। चेयरमैन, इसमें मैं ज़रा ऐड कर लूँ कि जो इन्होंने प्राइस मजिस्ट्रेट बनाए हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो जो चीज़ें स्टोर की जा रही हैं वो वहाँ से निकलवा सके। इन्होंने बात तो सप्लाई को तो की, चलो वो मान लीजिए, अब हो ये रहा है कि पूरे एक हफ्ते से हर चीज़ स्टोर में जा रही है, मार्केट में नहीं लाई जा रही। क्या यहाँ असेंशियल कमोडिटीज़ का कोई निज़ाम मौजूद है कि आप ये चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, उसको स्टोर से निकलवाने का कोई इख्तियार आपके पास मौजूद है, आपके मजिस्ट्रेट्स के पास मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर क्यों बिला वजह वो एक पाव चीज़ ख़रीदते हैं, उसको अपने नंबर पूरे करने के लिए, चलान पूरे करने के लिए वो करके भेज देते हैं, उसका रिज़ल्ट आता नहीं है। कल सारा दिन स्लाइड चल रही थी, ये लाहौर रंग पे मैं देख रहा था कि ये रेट आपके मंजूर करते हैं और ये रेट मार्केट के हैं, तो कहाँ हैं आपके वो मजिस्ट्रेट? सर मैं मेरी 54 ईयर उम्र हो गई, ईमानदारी वाला रमजान जो करता है पता नहीं की मैकेनिज्म है, हर चीज 4 गुना हो जाती है। नहीं, मुझे वही मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा डिपार्टमेंट क्यों नहीं तैयारी करता है सवाल से पहले भी रमजान आंदा है, ਤੁਸੀਂ फ्री मार्केट ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, प्राइस का कंट्रोल किने करना, आवाम का ख्याल किने करना। और पूरी दुनिया के अंदर जो गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं वो तो देखिए कितनी चीज़ें बेहतर हो जाती है रमज़ान शरीफ की वजह से मुसलमानों के लिए, खासतौर पर हमारे मुल्क के अंदर है एसेंशियल। आप पता नहीं यहाँ है या नहीं, मुझे नहीं पता, दुनिया में मौजूद होता है कि ये चीज़ें आप स्टोर नहीं कर सकते, करेंगे तो आप पे ये बार होगी। यहाँ पता नहीं है या नहीं है, ये रोज़ अथॉरिटियाँ कंपनियाँ ये घड़ी जा रहे हैं, और जो काम है उसका क्या है या क्या नहीं है उसका ज़रा वो अप्राइज कर दें कि ऐसा कोई इनके पास इख्तियार या रूल है तो उसको एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते। अच्छा, आप अभी हम नेक्स्ट मीटिंग जो है ना हम जल्दी बुला रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है सर, रमज़ान शरीफ का महीना है और आप डेली जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं आप सारा हमारे पास डाटा लेके आएँ सर। वो बिल्कुल सेक्रेटरी साहब उस पर तफसील लेके आएँ, और ये भी ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है कि बेतहाशा जुर्माना भी ना करें लोगों सर। एक इशू आता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो बेचारा जो दुकानदार है उसके पास जिस रेट से पीछे से आ रही है उसने उसी से बेचनी है सर, उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। मैं बाकी हम ये अमजद अली जवेद साहब का जी नेक्स्ट मीटिंग में रखेंगे सर, आपसे ये कर रही है सेक्रेटरी साहब जो है वो लाजमी आए, इसके ऊपर हमने लाजमी देखना है ये कि आप क्या कर रहे हैं इसके हवाले से। राइट सर। और आपके डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग अभी रहती है, उसको हम पेंड कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब स्क्रीन बड़ी लगाओ ताकि इधर मेंबर्स से आसानी रह जाए, और उसकी हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो लाजमी लेके आएँ। एक फिर हमारा इशू आया था शरकपुर न्यूज़, शरकपुर की तरफ से जी सर जिस टाइम ये इशू आया था उस टाइम मेरी पोस्टिंग नहीं थी, मेरी पोस्टिंग 20 दिसंबर को हुई है सर। मैडम आपने आके क्या किया अभी तक?
सर मैंने हमारी तहसील में 3 मजिस्ट्रेट्स हैं इंक्लूडिंग मी, एक तहसीलदार साहब और एक सीओ साहब हैं। सर हमने 46,000 प्लस हमने इंस्पेक्शंस की हैं, जिसमें जो वायलेशंस हमारे पास रिपोर्ट हुई थी वो 57 हमारे पास वायलेशंस रिपोर्ट हुई थी, जिनके अगेंस्ट हमने फ़ाइन किया है 8,86,000 इन 2 महीनों में। सर ये मेरी सर अब कहने के 2 मंथ्स की परफॉर्मेंस है सर। अच्छा मैडम, मैंने जैसे अभी डीजी साहब से बात की है ना, फ़ाइन करने से इशू रिजॉल्व नहीं होते, आप लोगों से बात करें। जब सिविल सर्वेंट आपको ये चीज़ें पहले बेहतर मालूम होगी, आपकी भी हमारी तरह पब्लिक डीलिंग का काम है, लोगों से बात करें। हमारे पास वहाँ पे मार्केट की इंतज़ामिया मौजूद है, उनसे बात करें। कुछ चीज़ें डायलॉग से ज़्यादा बेहतर हल हो जाती हैं। फ़ाइन करेंगे वो भी गरीब शहरी है, उसने बेचारे ने कहाँ जाना है, चीज़ें बेहतर नहीं हुई। सेकेंडली मेरा आपसे भी एसी साहब, आप तब मौजूद थे जी शरकपुर में? जी सर। आप मुझे पहले तो काइंडली बताएंगे कि आपको लास्ट मीटिंग में कॉल की गई थी और हमने एजेंडे का हिस्सा बनाया था, आप दोनों अफसरान वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जो इस कमेटी का टाइम भी ज़ाया हुआ। हमने बाकायदा तौर पे सेक्रेटरीट की तरफ से इतला दी गई थी, प्रायर नोटिस है था। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सर सबमिट करूँगा सर, अपॉलॉजीज़ फॉर एनी इनकन्वीनियंस सर। देन सर हम्बल सबमिशन ये है कि सर मुझे इंटीमेशन नहीं थी, डेफिनेटली होती तो मैं सर ज़रूर आता सर। जी, इसके बारे में आप बताएं जिनको इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी। सर हमने नोटिस जारी कर दिया था, शायद सेक्रेटेरिएट के लेवल INC से कोई लैप्स आया हो और वहाँ इनको कम्युनिकेट ना कर। मुझे आप इसका जवाब मंगवा के जी जी मुझे वो बताएंगे, आप उनको क्वेश्चन आज ही लिखें। जी ठीक, मेरी तरफ से लेटर उन्होंने लिखे और मुझे बताएं कि इनको इन्फॉर्मेशन गई थी या नहीं गई। ठीक है। अगर नहीं गई थी तो अपने कंसर्न ऑफिसर का नाम बताएं कि उसने क्यों नहीं भेजी। जी ठीक हो गया। हम यहाँ पे अगर कोई चीज़ एजेंडे पे रखते हैं तो उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। ठीक हो गया सर। और हर सूरत लेना चाहिए। हम यहाँ पे पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मजाक तो है नहीं है जो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक चीज़ एजेंडे पे फिक्स कर दें, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग वेट तो नहीं कर सकते ना यहाँ किसी का। तो मैडम आपके हवाले से भी, आपको भी मेरे ख्याल गई थी जी इतला? सर मुझे आज इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं आ गई हूँ सर। आपको भी पहले नहीं मिली? नहीं सर। सेक्रेटरी साहब ये तो सर हम चेक कर लेते हैं अगर जिसका भी फॉल्ट है उसकी तो लायबिलिटी फिक्स करते हैं। अच्छा ये हम इसको पेंड कर रहे हैं जी इशू को, इस पे हम पहले अपने एंड पे इंक्वायरी करवा लें, हमारा सेक्रेटेरिएट देखेगा। जो आप फरमा रहे हैं अगर वो ठीक हुआ तो हमें, वैसे तो आपकी बात भी यकीन है, लेकिन हमारा काम है इस चीज़ को चेक करना कि हमने बाकायदा तौर पे एजेंडे पे फिक्स किया हुआ था। तो आपको भी फिर हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह देखते हैं। बाकी शरकपुर शरीफ के कुछ मसाइल थे, कुछ इश्यूज़ थे। एक आपको मैडम पता है वहाँ पे बाज़ार का क़याम हो रहा है, वो एक पब्लिक पार्क में था, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? पब्लिक पार्क के अंदर बाज़ार बनना चाहिए? सर जो सर्वे वगैरह हुआ था वो मेरे आने से पहले यहाँ पे हुआ है सर। नहीं, मैं आपकी ओपिनियन मांगी है सर, मैं ओपिनियन मांग रही हूँ, मैं उसमें दे रही हूँ सर। सर उसके ऑल्टरनेट हम, वो चिल्ड्रन पार्क जो था वो एक कम स्पेस पे है, उसके ऑल्टरनेट सर हम एक पार्क इस्टेब्लिश करवा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर वालों से हमारी बात हुई है, वो जो हम जहाँ पे पार्क इस्टेब्लिश करवा रहे हैं वो कंपेरेटिवली एक बिगर प्लेस है, उसमें हमने हॉर्टिकल्चर वालों से बात की है। उसमें प्रॉपर जिस तरह से एक ब्यूटिफिकेशन होती है, जिस पैटर्न पे हमारे लाहौर के पार्क्स इस्टेब्लिश हैं, उस पैटर्न पे सर हम वो एक ऑल्टरनेट प्लेस वहाँ पे दे रहे हैं लोगों को। और एज़ फार एज़ कंसर्न वहाँ पे जो चिल्ड्रन पार्क है वहाँ पे एक मॉडल बाज़ार लगाना सर, वो सर्वेज हुए हैं और सारी चीज़ें हुई हैं, वो प्रॉपर एक वो चेन चली है और डॉक्यूमेंटेशन हुई है, तो सर मेरा उसमें रोल कम है, मैं सर उसको इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ अभी। नहीं, मैंने तो आपसे आपकी ओपिनियन मांगी है एज बीइंग द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ तहसील शरकपुर। सर अगर आपकी क्या ओपिनियन है? सर अगर हम उसको ऑल्टरनेट ना दे रहे होते तो शायद वो एक वो गलत चीज़ होती, बट हम उसको ऑल्टरनेट दे रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेटर। तो आपके पास बाज़ार के लिए ऑल्टरनेट जगह मौजूद नहीं थी कि आपने एग्जिस्टिंग पार्क पे, वहाँ पे मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं, हमारे शरकपुर के काफ़ी सहाफ़ियों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है। वहाँ पे हमारे बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने पार्टी लाइन से हट के इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। काफ़ी सारे दोस्त हैं, मैं उनका अगर नाम लूँगा तो बहुत सारे हैं, मलिक इकबाल साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, हमारे वकील भी हैं, वहाँ से काफ़ी लोगों ने रिपोर्टिंग की है। तो आपने पार्क के लिए अल्टरनेटिव जगह क्यों नहीं देखी? वहाँ पे दरख्त काटे गए, बड़े नायाब दरख्त थे वहाँ पे। सर वहाँ पे हमने जो हमारे पास मैप आया था ये मॉडल बाज़ार का, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं और मैंने कोशिश की है कि हम जितने वहाँ पे दरख्त बचा सके हमने वहाँ पे बचाए हैं। हमने सिर्फ वो रिमूव किए हैं जहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग खड़ी होनी है, बाकी जो हमारे पास स्पेयर जगह थी वहाँ से मैंने उनको रिमूव नहीं करने दिए। सेकंड सर वो जो लोकेशन थी उसके कुछ इश्यूज़ थे, उसके इश्यूज़ ये थे कि जो पार्क था वो हमारे जो वो रोड लेवल है उससे काफ़ी कम था, तो बारिशें वगैरह वो जब होती थी वहाँ पे तो वहाँ पे आपकी जो ग्रास है वो सस्टेन नहीं कर सकती थी। उसका सर हमने एक टेंडर भी लगाया हुआ, तो उसकी दीवार गिरी हुई थी, लेकिन हमें टेंडर भी वो ख़त्म करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे अब ये मॉडल बाज़ार बन रहा है और उस जो एरिया है सर वहाँ पे एक मॉडल बाज़ार की ज़रूरत थी। अच्छा, आप एडीशर साहब आप भी मौजूद हैं, ये पामरा के अंडर ही आ रहा है जी बाजार? नहीं सर, ये मॉडल बाजार कंपनी के सर इसमें सर जनाब की बात से जिसका भी बिल हमने किया जी, तो बाजार पहले बन गया।
अच्छा ठीक। सर इसमें सर जनाब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल जो है वो बहुत पर्टिनेंट है। मैं ADCR साहब भी मौजूद हैं, गुजारिश करूंगा कि इसके अलावा अगर कोई जगह हो सकती है तो इट वुड बी अ बेटर, क्योंकि पब्लिक पार्क्स वैसे ही कम है तो उनको जो है वो प्रिजर्व करना डीजी चाहिए। साहब टोटल तहसील के अंदर 2 पार्क हैं। ये 2.5 कनाल का छोटा सा पार्क था और बच्चों के झूले लगे हुए थे। मैंने वीडियो देखी, मुझे तकलीफ इस चीज़ की हुई है कि मैंने वहाँ पे बच्चों को रोते हुए देखा उस वीडियोज़ के अंदर। तो हम अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं कर सकते, माहौलियात के मसाइल अलहदा हैं। हम सारा दिन यहाँ पे बाकायदा हमने इजलास बुलाए, मैडम प्लीज़ इफ़ यू पे अटेंशन प्लीज़, हमने वहाँ पे दिन रात जो है यहाँ पे इजलास बुलाए हैं और उन इजलास के अंदर हमने यही बात की है कि हमने माहौलियात को कैसे बेहतर करना है, हमारे स्मोक के इशूज़ कैसे। तो वहाँ पे दरख्त भी काट दिए गए हैं, वो सारे मसले लोग वहाँ पे एहतजाज किया तो वहाँ पे पुलिस के डाले आ गए हैं। मतलब मैं अगर हमारे पास लोगों के पास एहतजाज का भी हक़ नहीं है और लोगों को वहाँ पे डराया ये जा रहा है कि 16 MPO के तहत आपके खिलाफ पर्चे दे दिए जाएंगे अगर आपने पार्क के हक़ पे बात की, तो फिर लोग कहाँ पे जाएंगे। ये डीजी साहब आप इसको पर्सनली देखें सर। वहाँ पे मैडम के पास भी एप्लीकेशन आई है, DCO साहब शेखुपुरा के पास भी एप्लीकेशन आई है। DCO आप साहब आप मौजूद हैं सर, आप काइंडली उन सब लोगों को बुलाएं, उनकी रेजर्वेशंस को सुनें। अगर लोग वहाँ के मुतलका जो रिहायशी हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पार्क ना बने तो वहाँ पार्क नहीं बनना चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट लैंड मौजूद है, हमारे पास पुराना AC साहब का ऑफिस होता था शहर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे जगह मौजूद है, वो खाली पड़ा हुआ, ताले लगे, आप वहाँ पे बाजार लगाने। ये मैडम का अपना ऑफिस माशाल्लाह बहुत बड़ा है, आपके पास तो बहुत बड़ी लैंड है, आप अपने ऑफिस के अंदर लगा लें, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ हम ना खेलें। देखिए ये फैसिलिटीज़ तो हमें लोगों को देनी चाहिए। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप इसको ADCR साहब आप भी मौजूद हैं, DC साहब के साथ उन लोगों की मीटिंग करवाएं सर, और कोशिश करें कि आज ही करवाएं, क्योंकि आप बड़ी स्पीड से उधर काम कर रहे हैं। सर इसको और रिविजिट दूसरा, कर लेते हैं मैडम अगर आप नया पार्क बना रही हैं, अगर आप इसको कहीं और भी शिफ्ट करती हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नया पार्क आप फिर भी ज़रूर बनाइएगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसी स्पीड से बनाएंगे जिस स्पीड से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं 2 चीज़ें यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, एक तो ये कि आप इसकी लोकेशन को चेंज करेंगे, आप मज़ीद बेहतर जहाँ पे लोगों को भी एक्सेस ज़्यादा हो, हम चाहते हैं कि लोगों की सहूलत रहे, लोगों का उस बाज़ार से भी एक्सेस हो, लेकिन बच्चों के पास पार्क भी मौजूद हो। और दूसरा आपने जो नए पार्क की बात की है वो भी आप लाजमी बनाइए कि पार्क तो जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर है। जी आप बात करना चाहते हैं। बात की बात की है, लाहौर में 70 अरब रुपए की डेवलपमेंट है, 1% मैंडेटरी है कि वो उसके दरख्त लगाने पे लगना है। एक दरख्त नहीं लगा, जो उखाड़ दिए हैं वो उखड़ गए हैं। तो अगर ये काम कोई पॉलिटिकल साइड पे होता अब तक पता नहीं कितने पर्चे हो गए होते। ये ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो हमारी अफसरशाही है, तो ये कानून इनके अमल दरामद करने के लिए नहीं बने हुए। तो देख लें कहीं लाहौर में कोई दरख्त, कितने बंद रोड है, अदरबाद है, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वो पैसे कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन दरख्त कोई नहीं लगा जो उसमें मैंडेटरी है। ये सारी बिल्कुल ठीक। अच्छा DG साहब हम इस पे जो है ना फौरी तौर पे आप काम रोक दें सर। हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। राइट सर। हमारे पास इसके खिलाफ पब्लिक पिटीशन भी आई है और मेरे सारे मेंबर्स ने मेरे साथ इस बात पे एग्री की है। सर आप इस पे काम रोकते हैं फौरी तौर पे। सर मैं अभी DC साहब से बात कर लेता हूँ सर। नहीं हम आपको ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, इस कमेटी की तरफ से आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप इसको फौरी तौर पे इसको काम को रोकेंगे, नई जगह देखेंगे। और जब तक वो लोग मुतमिन नहीं होते, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ के जो शहरी हैं वो जो चाहते हैं उनके फैसले के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ारों का क़याम भी उन्हीं लोगों के लिए है, पार्क का क़याम भी उन्हीं लोगों के लिए है, और जैसे वो लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला उनके मुताबिक फ़ैसले होंगे। और बाकी तौसीफ साहब आपके हवाले से कुछ और मामलात है थे, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं सर मैं उस बारे में आज बात नहीं करना चाहूँगा, टाइम भी थोड़ा है सर। हम मीटिंग को ख़त्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके हवाले से जो है ना वो नंबर 1 एजेंडा होगा जी मीटिंग का। थैंक यू सो मच जी, तमाम ऑफिसर्स का भी और तमाम मेम्बरान का भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।